दुनिया भर की जो आर्मीज या स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनका वेपन ऑफ चॉइस क्या होता है? जो सबसे मशहूर राइफल है वो है M16। जब M16 फेल हो गई अफगानिस्तान में अलकायदा के सामने, तो यूएस आर्मी ने क्यों नहीं यूज़ की AK-47 वहाँ? इसके फेलियर का पहला एहसास अमेरिका को जब वो वियतनाम में गए, तो लिटरली अमेरिकन आर्मी ने इस वेपन के साथ एक चीज़ जो की थी, आई एम नॉट जोकिंग, अलकायदा या दाइश, इनके पास वेपन्स पहुंचते कैसे हैं? दुनिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको ब्लैक मार्केट ऑफ वेपन्स कहा जाता है, पाकिस्तान में भी है। आप डबल एजेंट के तौर पे अलकायदा के साथ भी काम करते रहे हैं, क्या आपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट करते हुए उनको वेपन सप्लाई किए थे? मैंने सिर्फ एक दाइश को नहीं बेचा, बाकी उसके अलावा मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेचा है। कल कोई एजेंसी उठा लेती है, कहती है कि तुमने जो है अलकायदा का वेपन सप्लाई किया, मैं पकड़ में नहीं आ सकता। बैटल जोन में दुश्मन के लिए असल खतरा क्या होता है, वेपन या वेपन चलाने वाला? ब्लैक वाटर के पास फायर पावर, एयर सपोर्ट, उनके दे हैव एवरीथिंग यू कैन इमेजिन। लेकिन क्या था, जब बशारुल असद को रशिया सपोर्ट कर रही थी, तो वहां पर सीरिया के अंदर कौन सा वेपन उन्होंने भेजा? मैं आपको इंटेलिजेंस की बात बता रहा हूँ, और ये शायद पहली दफ़ा कहीं बात हो रही होगी, इससे पहले कभी नहीं हुई होगी, ना कोई कर सकता है। इसराइल का वेपन ऑफ चॉइस क्या है? तो इसराइल की सबसे हसीन चीज़ जो उन्होंने बनाई है वो है, हर कोई जानता है। चाइनीज फोर्सेस की अगर बात करें तो उनका वेपन ऑफ चॉइस क्या होता है? अमेरिकन्स के लिए हमेशा एक मामा बनी हुई है कि व्हाट डू चाइनीज हैव। बैटल जोन में एक सोल्जर के लिए उसका वेपन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन किसी भी आदमी के लिए किसी महाज पे उसका वेपन ऑफ चॉइस क्या होता है? ये फोर्सेस जिन जिहादी ग्रुप्स का मुकाबला करती हैं उनके पास कौन सा वेपन होता है और ये वेपन आता कहाँ से है? पहली दफ़ा किसी पॉडकास्ट में ये हकाइक जानिए कामरान फरीदी से, जिन्होंने इन फोर्सेस और इन जिहादी ग्रुप्स के इन ऑपरेशंस को बहुत ही करीब से देखा। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान भी, आपने कई दिहाइयाँ FBI एजेंट के तौर पे काम किया। अगर आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे समझना चाहूँ, दुनिया भर की जो आर्मीज या स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनका वेपन ऑफ चॉइस क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रॉड एंगल में लेते हैं और उसको देन विल नैरो इट डाउन। तो एक तो बात याद रखिएगा अली भाई कि एक तो होता है जो गवर्नमेंट, जब जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका है, अगर वो कोई वेपन इशू करती है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एक कंपनी के साथ। दिस इज़ फॉर एजुकेशन, समझाने के लोगों को कि ये कैसे वजूद में आता है, कौन डिसाइड करता है। इट्स लाइक अ क्रेजी थिंग, राइट? किसी को पता नहीं होगा वजह क्या होता है, कैसे होता है, हाउ डज इट ऑल कम इनटू अ प्ले कि एक आर्मी एक वेपन को, उनके तो लाखों कंपनियां हैं, लाखों मैन्युफैक्चर हैं, लाखों चीज़ें हैं, हाउ टू दे डिसाइड? तो उसके लिए पहली जो चीज़ होती है, वो जब यूएस आर्मी अपना एक टेंडर खोलती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, वो एक ऐलान करते हैं कि भाई हम ये जो चीज़ है अपनी आर्मी के लिए एक वेपन ढूंढ रहे हैं, चाहे वो हैंड गन हो चाहे वो लॉन्ग वेपन हो, जिसको राइफ़ल कहते हैं ये। तो उसके लिए फिर जो डिफरेंट कंपनियां हैं वो अपना अपना पैटर्न्स को जमा कराती हैं वो, और उनकी एक जब यूएस आर्मी जब या कोई भी दुनिया की, जैसे मैं अमेरिका और यूरोप की बात करूँगा, तो वो जब ये पैटर्न के लिए जब दरख्वास्त देती हैं या वो ऐलान करती हैं इसका, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि यानी बैरल साइज़ ये होना चाहिए, स्टॉक इस तरह का होना चाहिए, ट्रिगर असेंबली के साथ जो वो इतना गैप होना चाहिए, क्योंकि कीप इन माइंड कि जैसे नॉर्मल आदमी जब चलाता है तो वो तो नॉर्मल उंगली चलाता है ना, लेकिन जब मिलिट्री यूज़ करते हैं वो ग्लव की तरह यूज़ करते हैं, तो उसका एक सर्टन साइज़ होना। तो ये सारी चीज़ें वो जमा कराते हैं, कलर ऑफ द वेपन, और उसके बाद फिर वो जब कंपनी जब जमा कराती है तो जो जैसे अमेरिका फॉर एग्जांपल है, वो उसको टेस्ट करती है, उसके एक गाइडलाइंस होती हैं कि कितने 10,000 राउंड इस तरह चलाने हैं, 3,000 राउंड इस तरह चलाने हैं, ट्रेन में इस तरह यूज़ करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो उनके टेस्ट होने के बाद उन वेपन को अप्रूव किया जाता है, यानी कंपटीशन होता है बाकायदा तौर पे, हर कंपनी अपना वेपन जमा कराती है, उसके अपन वेपन को वो एक टेस्ट के थ्रू रखते हैं और उसके बाद उसको अप्रूव या डिसअप्रूव किया जाता है उसके बेस्ड ऑन नेगेटिव। उनके पिस्टल एक्सपर्ट या राइफल एक्सपर्ट जो होते हैं वो बाकायदा इट्स अ बिग कॉन्ट्रैक्ट। अमेरिका में जो नेवी सील्स हैं या उनके जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ब्लैक वाटर वगैरह, इनका वेपन ऑफ चॉइस, इनका इक्विपमेंट क्या होता है? उसके बाद फिर हम बात करेंगे अलकायदा, दाइश और उनके जो लीडर्स होते हैं उनका फेवरेट वेपन कौन सा होता है? जो सबसे मशहूर राइफल है वो है M16 AL2, ये अमेरिकन आर्मी का पेटेंट वेपन है। उसकी वजह यह है कि एक्यूरेसी और लॉन्ग रेंज, NATO 5.56 जो ये राउंड यूज़ करते हैं वो है 5.56 का राउंड, और ये
इसके कुछ डाउन साइड हैं और कुछ इसके अप साइड हैं। डाउन साइड, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है अली भाई। कीप इन माइंड कि जो वेपन जितना सोफिस्टिकेटेड होता है ना, उतना मुश्किल होता है। मुश्किल का मतलब ये है कि उसकी हैंडलिंग और मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेन का बहुत मसला है। आप किस ट्रेन में यूज़ कर रहे हैं ये भी बहुत प्ले रोल करता है। बहुत से लोगों को शायद ये बात पता ना हो कि जो राइफ़ल या हम पिस्टल यूज़ करते हैं वो एक ख़ास इन्वायरमेंट के लिए बनी हुई होती है, ख़ास एक ख़ास मौसम, एक ख़ास ट्रेन। यानी जैसे मिसाल के तौर पे M16 जो थी वो अमेरिकन हिसाब से बनी हुई थी, खुश्क, नॉट स्नोई, यानी एक मीडियम वेदर जो यहाँ जैसा होता है आम ट्रेनिंग के दौरान अमेरिका का। यहाँ तो मानसून या ट्रॉपिकल वेदर तो नहीं होता। तो इसके फेलियर का पहला एहसास अमेरिका को जब वो वियतनाम में गए और वियतनाम में ये वेपन फेल हो गया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ वो बारिश होती थी, मानसून, रेन, मड। अब ये होती है गैस पावर्ड, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड वेपन है, गैस पावर्ड और बहुत एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी का जवाब नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ उसका ड्रॉ साइड ये आता है, गैस पावर्ड जो वेपन होता है वो उसकी मेंटेनेंस होती है। अब उसमें अब आप यकीन करेंगे, बिलीव इट और नॉट, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, आप यू कैन लुक इट अप। जब इतना मामला ख़राब हो गया था कि जब पानी में जब ये उनके मानसून रेन तो स्ट्रेट पड़ती और ये जब वहाँ तो वियतनाम के अंदर उनको जौहड़ों से और वहाँ बहुत ज़्यादा रिवर्स से गुजरना पड़ता था, वेपन सर पे रख के जो गुजरते थे। तो लिटरली अमेरिकन आर्मी ने इस वेपन के साथ एक चीज़ जो की थी, आई एम नॉट जोकिंग, इन्होंने कंडम दिए थे टू पुट ऑन अ बैरल। वो बैरल पे कंडम चढ़ा कर रखने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ अगर मॉइस्ट हो गया तो वेपन जैम हो जाता था। तो दिस वाज द बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी। सो पहले दफ़ा वेपन की फेलियर का अंदाज़ा इनको वहाँ से, फिर दे ट्राई टू मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट, लेकिन वो कुछ मामला ऐसा नहीं हुआ क्योंकि they couldn't find anything more accurate or more sophisticated than M16. यूएस आर्मी की ये M16 सिर्फ यूएस में बनती है या दुनिया की दूसरी जो वेपन्स कंपनी है, रशिया की या इसराइल की, वो भी इसे बनाती हैं? सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो M16, जो ओरिजिनल M16, इसकी रेप्लिका बहुत आती हैं, बहुत कंपनी अंडर लाइसेंस बनाती हैं, लेकिन ये लोग क्योंकि इतने एडवांस वेपनरी सिस्टम में हैं तो इन्होंने किसी और से शायद, अगर हाँ उनके उस वक्त सिग HNK हैकलैंड कोच एक जर्मन कंपनी है जो कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट वेपन, जिसको मैं पर्सनली पसंद करता हूँ, या सिग है जो स्विस कंपनी है, उसका माय टॉप फेवरेट दो कंपनियाँ हैं जिसको मैं ख़ुद पर्सनल कैरी करता हूँ। लेकिन जो M16 है वो मेड बाय कोल्ट, और वो कोल्ट कंपनी बनाती है जो कि अमेरिकन कंपनी। अब आप सोचिए, इतनी बड़ा मुल्क अगर ये बी अमेरिकन बाय अमेरिकन के बजाय वो बाहर से कहीं और का वेपन लेना शुरू कर दें। और एक कीप इन माइंड अली भाई कि ये इट्स अ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन अनबिलीवेबली ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट। सो अमेरिकन आर्मी, कैन यू इमेजिन अ कॉन्ट्रैक्ट द साइज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री? हमने ये ना अब तीनों फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये टॉकिंग अबाउट। तो वो स्टैंडर्ड वेपन, हालांकि वो मॉडिफिकेशन होती हैं, चाहे नेवी सील्स अगर है वो थोड़ा सा डिफरेंट कैरी करती है, या फिर जो एयरफोर्स वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट, उसको M4 पे आ जाते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन इसी वेपन को मॉडिफाई करके कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बी अमेरिकन बाय अमेरिकन एक बहुत बड़ी वजह है। इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पर अमेरिका में कि दे हैड ऑप्शन टू डू अ बेटर वेपन, ऑफ कोर्स इनके पास चॉइस थी। तो अमेरिका का ये था कि क्योंकि एक बहस ये हुई कि अगर हम किसी और मुल्क को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो कितनी अजीब सी बात लगी, इतनी बड़ी सुपर पावर, इतनी बड़ी आर्मी और डोमिनेट आर्मी दुनिया की, और वेपन कहीं और से ले रही है। बहुत लेदे हुई इसके ऊपर। यही वजह है कि इन्होंने नज़रअंदाज किया। हैकलैंड कोच ने जो पैटर्न जमा कराया था उसको रिफ्यूज़ करके इन्होंने कोल्ट को दे दिया, क्योंकि कोल्ट अमेरिकन कंपनी है, बहुत पुरानी। तो कोल्ट के दो दुनिया के बेहतरीन, यानी अगर आप कहें वेपन जो बनते हैं, वो एक कोल्ट M16 बनाती है जिसका ओरिजिनल पेटेंट है जिसका, और एक और चीज़ है उसको बोलते हैं कोल्ट 1911। उसका एक पिस्टल होता है जो कि सिंगल स्टैक पिस्टल है, दुनिया का कामयाब तरीन पिस्टल है, महंगा तरीन, कामयाब तरीन। लेकिन उसकी वजूहत ये हैं, प्रॉब्लम ये है कि पहले अमेरिकन आर्मी के पास वही पिस्टल भी इन्होंने किया, कोल्ट से इन्होंने पिस्टल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, लेकिन मसला ये हुआ कि वो सिंगल स्टैक है। यानी दो तरह के मैगज़ीन होते हैं गनों के अंदर, एक होता है सिंगल स्टैक यानी सीधी गोलियां यूँ जाती हैं, एक होता है डबल स्टैक, इसमें एक ऊपर एक साइड में होती है। उससे स्टैक से क्या होता है अली भाई, कैपेसिटी बढ़ जाती है मैगज़ीन की। जैसे ग्लॉक आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो 15, 17, 19 राउंड डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, तो वो 15, 17, 18 राउंड मैगज़ीन होता है, क्योंकि वो डबल स्टैक होता है, यानी एक चौड़ा मैगज़ीन होता है। ये जो कोल्ट होता है ये सिंगल स्टैक होता है, एक सीधी गोलियाँ यूँ होती हैं इसमें स्टैक की तरह। उसका नुकसान और फ़ायदा, नुकसान ये है कि आपके पास राउंड कम होते हैं, 7+1, 7 मैगज़ीन में एक चेंबर में।
तो 8 राउंड है आपके पास, लिमिटेड राउंड हो गया। अब आप कितना मैगजीन कैरी करेंगे? यूजुअली जो प्रोफेशनल आदमी होता है जो वो 2 से मैगजीन ज़्यादा कैरी नहीं करते, उनका वेट बढ़ जाता है। तो आप 2 अगर मैगजीन कैरी करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 8 1 8 2 16 24 24 राउंड आपके पास, दैट्स व्हाट यू गॉट। अब वर्सेस अगर आपके सामने वाले के पास ग्लॉक है, वो तो 19 राउंड लेके खड़ा हुआ है आपके सामने। अब आपके 8 राउंड खत्म होंगे, उसके पास 8 एक्स्ट्रा हैं। हु विन्स द गेम? सो लेकिन एक और बात उसकी वजह ये है, अब हालांकि ग्लॉक जैम नहीं होता, बहुत कम, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि ऐसा जैम हो, लेकिन जो डबल स्टैक है उसमें जैम होने का खतरा होता है, क्योंकि आपके बुलेट साइड बाय साइड नहीं है, बल्कि बिल्कुल यानी एक ऊपर एक नीचे। तो अगर थोड़ा सा स्लिप हुआ तो वो बुलेट सीधा हो जाता है। वर्सेस सिंगल स्टैक हो तो उसमें कोई फेलियर का खतरा ही नहीं है, एक सीधा स्टैक हुआ हुआ है, वेयर द बुलेट कैन गो, इधर तो सज्जे कब्बे की गुंजाइश ही नहीं है, अपने ऊपर ही चढ़ना है। सो देयर इज़ अ गुड साइड, देयर इज़ अ बैड साइड। इसीलिए जहाँ तक अमेरिका के वेपन की बात है, वो इतना कामयाब इसलिए है कि वो गैस पावर्ड है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ आपके गोशे गुजार कर दूँ आपके सामीन के लिए, कि वेपन के लिए एक चीज़ जो दुनिया में बहुत आम कही जाती है वो ये है कि इट हैव टू बी अ सिंपल। जितना सिंपल होगा उतना कामयाब होगा। दुनिया के जितने कामयाब तरीन वेपन हैं, AK-47 है, कोल्ट 1911 है, ग्लॉक है, इजराइली ऊजी है, गिलेल है, ये वो गन्स हैं, MP5 है, ये वो वेपन है जो बहुत सिंपल मैकेनिज़्म होता है। मीन्स का मतलब ये है कि टू मेनी मूविंग पार्ट्स, अगर आपके पास 10 मूविंग पार्ट हैं तो 1 कैन गो बैड एंड आपका फेलियर हो जाता है। AK-47 इसलिए इससे ज़्यादा कामयाब है कि उसमें ज़्यादा मूविंग पार्ट नहीं, इट्स वेरी सिंपल, स्प्रिंग, एली, ट्रिगर असेंबली, दैट्स इट, इट्स नॉट गैस पावर्ड, इट्स अ मैनुअल प्रेशर वेपन है वो। क्या यूएस के अलावा किसी और कंट्री की आर्मी भी M16 यूज़ करती है? और अगर हम कंपैरिजन करना चाहें M16 वर्सेस जो दूसरे जहादी ग्रुप होते हैं उनका वेपन ऑफ चॉइस, तो कौन सा ज़्यादा पावरफुल है इनमें से? पहली दफ़ा ये मैंने सीन देखा था, ये मेरे पहले से नहीं देखा, हालांकि मुझे पता ये इज़ पॉसिबल, लेकिन सीरिया में यूजली जब अलकायदा लड़ती थी तो उनके पास वो एक बकेट रखते थे पानी का, क्योंकि बैरल गर्म हो जाती है ना, तो ये क्या करते थे, ये जब ये बड़े 80 राउंड या 100-150 राउंड चला ले जब उन्होंने, तो बैरल गर्म होना शुरू होती है, उससे एक्सपेंड होती है तो रेंज कम हो जाती है, तो वो पानी में डालते थे, बैरल ठंडा किया, फिर निकाला, फिर शुरू हो गया, फिर तो अब आप M16 को अगर इस तरह पानी में डाल देंगे ना, तो फिर आप उसको जो है वो तोड़ के लोहे के काम में ले आए, उससे कुछ होना फायर वायर नहीं है। अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी जो थी, यही M16 को लेकर होते थे ये लोग, स्पेशल फोर्सेस ने डंप करके क्लच ने उठाना शुरू कर दी थी, क्योंकि वहाँ मट्टी उड़ती है, रेत होती है, जर्रे होते हैं, वो जाती है, वेपन जैम हो जाता है, तो वहाँ पे भी धोखा दिया इसने, और इसने वियतनाम में भी ऐसे ट्रेन में भी धोखा दिया। तो ये डेजर्ट स्टॉर्म में कहीं भी जाते हैं, देखें ना, ये इससे फंक्शनल नहीं होता ये वेपन। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इसके नहीं हाईली केयर करके रखें तो इट्स अ डेडली वेपन, क्योंकि एक्यूरेट है ना। एक क्लाशनकोफ इतना, AK-47 इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट वेपन, कीप इन माइंड, देयर इज़ ऑलवेज एक कुछ प्लस है तो कुछ माइनस, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। इसका जो राउंड है वो 7.62 कहलाता है, वो 7.62 बहुत हैवी राउंड है, और वर्सेस M16 जो 5.56 है। तो 5.56 और 7.62 में फ़र्क ये होता है कि 5.56 इज़ लाइटर राउंड, वो हल्का राउंड है, तो इसकी वेलोसिटी और रेंज ज़्यादा होती है। वर्सेस जैसे आपको गाड़ी ने टक्कर मारी या ट्रक ने टक्कर मारी, अब आप 5.56 यूज़, जैसे अगर आप 7.62 का जो राउंड है वो हैवियर राउंड है, मोटा राउंड है, हैवी है, वो एक ही पड़ता है ना तो काम हो जाता है, उसके लिए दूसरा मारना नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिकन आर्मी जब किसी को एक तो वो 3 राउंड मारने पड़ते हैं, उनको ट्राई टैक कहते हैं, उसके लिए जो वर्ड होता है कि यूज़ ट्राई टैक 3 राउंड बर्स्ट, या ट्राई टैक पे मारते हैं कि वो मेक श्योर करते हैं कि अगर एक न्यूट्रलाइज करना है किसी टारगेट को, 3 से कम नहीं होता वो। ऑल्दो ऑफ कोर्स अगर लकी शॉट है, यू हिट हिम इन हार्ट एंड हेड, वो यू हेड शॉट नॉर्मली लेते नहीं है, दे गो फॉर द चेस्ट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली अली भाई, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि हर चीज़ का प्लस और माइनस है। तो अगर आप इसका कंपैरिजन करना शुरू करें तो आसान और कंपैरिजन अनलकीली या लकीली हर वेपन का एक ही कंपटीशन है दुनिया में। दुनिया में 2 कैटेगरी हैं वेपन की, यानी एडवांस वेपनरी सिस्टम, जैसे मैंने बताया HNK, हेकलर एंड कोच बनाता है HK-91, जैसे इसको G3 पाकिस्तान मिलिट्री जो कैरी करती, अमेजिंग वेपन, मैंने काफ़ी अर्से तक रखा। मेरी अब जो पिक्चर आपने लगाई हुई थी वो जो एक मैं राइफल पॉइंट किया हूँ, दैट्स HK-G3। तो ये हो गई सोफिस्टिकेटेड वेपनरी, मतलब आप HNK-G3 हो गई या स्कार SC या स्कार FN हो गई, या ये सारे बहुत एडवांस और बहुत यानी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। सेम प्रॉब्लम यही है कि इनकी मेंटेनेंस, इनका सबका जो यानी ये कह लीजिए मुकाबला है वो है क्लाशनकोफ से, AK-47 से, जो कि दुनिया की हर दहशतगर्द जमात और अफ्रीका की जितनी रेबल्स हैं कहीं भी आप देखेंगे वो AK-47 देंगे। उसकी वजह है 2,
एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती होता है, नॉर्मली इज़ चीपर देन एनीथिंग एल्स। इसका एमओ सस्ता है, एमोनेशन जो है वो रशियन एमओ, वो चीपर एमोशन। अगर आप M16 लेंगे और उसका M16 के साथ आपको उसका जो मैगज़ीन चाहिए होगा ना, आपको हर यानी आपको ज़ाहिर बात है मैगज़ीन फीड के बगैर तो वो नहीं चलेगा। तो रिप्लेसमेंट मैगज़ीन वर्सेस AK-47 का अगर मैगज़ीन आप ख़रीदेंगे अभी ब्लैक मार्केट से, वो आपको $10-15 का मिल जाएगा। अगर आप ओरिजिनल कोल्ट का मैगज़ीन लेने जाएंगे M16 का, तो वो $50 का होगा। सेम चीज़ HNK का जो रिप्लेसमेंट मैगज़ीन है वो $70 से $80 का है वर्सेस क्लाशन का मैगज़ीन। तो एक तो उसकी रिप्लेसमेंट पार्ट बहुत सस्ते हैं, यानी कोई भी चीज़, ट्रिगर असेंबली, हर चीज़ कौड़ियों के दाम में मिल जाती है। इस ईज़िली कॉपी मशीन हो जाती है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में AK-47 की कॉपी बनती है, उनकी मशीन कॉपी है, वो बहुत आसानी से, रेप्लिका बहुत अच्छी होती है, तो वो चाइना भी बनाता है उसको। तो कीप इन माइंड AK-47 जो है वो बेसिकली क्लाशनिकोव जिसको हम कहते हैं, ये क्लाशनकोव पाकिस्तान में कहते हैं, क्लाशनिकोव है, वो रशियन वेपन है, लेकिन उसकी कॉपी कई मुल्कों में बनती है और बहुत अच्छी बनती है। नोरिमको चाइना जो है उसको एग्जैक्ट कॉपी करता है, अंडर लाइसेंस बनाता है, इट्स नॉट अ फेक कॉपी, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। इसको यूगोस्लाविया भी बनाता है, इसको रोमानिया भी बनाता है, और एक जो सबसे माय फेवरेट, अगर मुझे रशियन ना मिले तो अल कैरिया, इजिप्शियंस को सिल्वर लाइनर कहते हैं, इजिप्ट भी इसकी कॉपी बनाता है। तो दे आर अमेजिंग वेपन एंड चीपर। सो आंसर योर क्वेश्चन, कंपैरेटिव अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो हर एक का, हर सोफिस्टिकेटेड वेपन का एक ही अपोजिशन है, वो है क्लाशनकोव, और वो उसको मेरे हिसाब से हर तरह से शिकस्त देता है इन एवरी वे। बिकॉज आप उनकी ट्रेन में जा रहे हैं, आपका वेपन अगर काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो गैस व्हाट, आप आल टेक डिपेंडेंसी ओवर एक्यूरेसी एनी गिवन डे, क्योंकि आई वांट टू शूट वर्सेस में आके हाथ खड़ा हो जाऊंगे, अब मैं मार ले भैया, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। अगर हम समझना चाहें अल-कायदा या दाइश, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके पास वेपन्स पहुंचते कैसे हैं? कीप इन माइंड, मैंने आपको कई दफ़ा लॉजिस्टिक का जिक्र किया कि मैं लॉजिस्टिक करता हूँ। दैट्स व्हाट लॉजिस्टिक इज, सप्लाई इज बेसिकली होम डिपो फॉर, आई यूज्ड टू बी द होम डिपो। तो ब्लैक मार्केट वेपन जिसको हम लोग कहते हैं, हर दुनिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको ब्लैक मार्केट ऑफ वेपन्स कहा जाता है। दुनिया में हर जगह है, वो पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी बहुत बड़ी मार्केट है ब्लैक वेपन मार्केट। अब चूंकि ये सोवियत मेड वेपन है और सोवियत मेड वेपन अंडर लाइसेंस, इसका एक तरीका चला मैं आपको खुल के बता देता हूँ होता क्या है। मिसाल के तौर पे मुझे सप्लाई करना है अलकायदा को वेपन, तो उसका बहुत आसान तरीका ये होता है, अगर मेरे पास ऑर्डर है 10,000 क्लाशन का या 20,000 क्लाशन का, तो उसके लिए एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं एंड यूज़र लाइसेंस। यानी ये कि अगर मेरे पास एंड यूज़र लाइसेंस है तो मैं जाके ओरिजिनल लीगली वेपन ख़रीद सकता हूँ मैन्युफैक्चर से। अब मैं जाके उनको ये तो नहीं कह सकता कि मुझे, अब वो जाके पूछते हैं कि भाई आपके पास एंड यूज़र लाइसेंस किसका है, अब मैं ये तो नहीं कहता मेरे पास अलकायदा का एंड यूज़र लाइसेंस। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि अफ्रीका की जो नेशंस हैं, यानी ये जो छोटे ममालिक है, कॉन्गो हो गया, चैड हो गया, गाना हो गया, यहाँ करप्शन है बहुत ज़्यादा, तो आई गो टू वन ऑफ दोज कंट्रीज, और ये दैट्स द वे पीपल बाय एंड सेल वेपन। जो डीलर्स होते हैं, दैट्स हाउ दे डू इट। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं चैड या गाना। मैंने केस किया हुआ इलीगल वेपन का, जो मैंने वियना से बाय की थी, AK-47s बहुत बड़ी तादाद में, मैं तो नाम नहीं बताऊँगा किसके लिए की थी। तो अगर आपको याद हो, एक अमेरिकन फुटबॉलर थी ब्रिटनी गार्नर, जो अरेस्ट हुई थी रशिया के अंदर, उसको अमेरिका ने ट्रेड किया था उनके रशिया से एक एजेंट के थ्रू, जो रशियन जो गन सप्लायर था, बहुत मशहूर आदमी है वो, वन ऑफ द बेस्ट। तो उससे मेरी डील हुई थी, दैट वाज वन ऑफ माय केसेस। वो रशियन आर्म्स एजेंट है, इज़ वन ऑफ द वेल बिगेस्ट। अब वो फ्री हो गया क्योंकि अमेरिका ने उसको ट्रेड किया। 2 साल हो गए होंगे शायद उस बात को, 3 साल हो गए होंगे। उसको मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, उसको अमेरिका ने मर्चेंट ऑफ डेथ का नाम दिया था। दैट्स हु आई वाज डीलिंग विद। तो होता यह है कि आई विल गो टू कॉन्गो, मैं कॉन्गो जाऊंगा या मैं गाना जाऊंगा, और वहाँ का जो इंचार्ज है या मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह लीजिए जिसको, मैं उसके पास जाकर उसको बोलूँगा कि यार मुझे तुम्हारा एंड यूज़र लाइसेंस चाहिए, मैं तुम्हें $10,000 देता हूँ या $5,000 देता हूँ, उसका मैं एंड यूज़र लाइसेंस बाय कर लूँगा कि मैं तुम्हारी मिलिट्री को या तुम्हारी पुलिस को बेच रहा हूँ वेपन, मुझे सिर्फ लाइसेंस बना के दे दो एंड यूज़र, वो मुझे बेच देगा 2, 5, $10,000, जो भी जितना गरीब है वो उस हिसाब से होता है वो। जब मुझे एंड यूज़र लाइसेंस देके, अब मेरे पास हो गया लाइसेंस टू बाय इट लीगली। अब मैं चाहूँ तो ग्लॉक के पास चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो कोल्ट के पास चला जाऊँ। वैसे अमेरिकन अवॉइड करते हैं, लोग नहीं जाते, लेकिन ईजी रशियन जो है वो इतना ज़्यादा स्क्रूटनी, उनको पता होता है दिस इज़ द गेम, पता होता है, पर वो उसको तो अपना वेपन बेचना है ना, वो तो हिल हुज्जत करेगा नहीं। सो आई टेक दैट
लाइसेंस, उसके बाद मैं रशिया जाऊंगा, वहाँ जो क्लाशनकोव कंपनी है, वो कई डीलर्स हैं वहाँ पे, आई गो टू वन दैट, मैं उनको प्रेजेंट करूंगा एंड यूज़र लाइसेंस और मैं करा लूँगा रिलीज़ वो वेपन। अब वो रिलीज़ करा के वेपन ज़ाहिर बात है वाया सी जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने वो उन्हीं का एक शिप हायर किया और वो शिप जो है वो ओपन वाटर, अब मैं कोस्ट ऑफ अफ्रीका के पास हूँ या मैं कोस्ट ऑफ कहीं से भी, वो ओपन वाटर में कहीं पे हम एक जगह सेट कर लेते हैं, वी ट्रांसफ़र द वेपन एंड दे गिव अस द मनी। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। तो जैसे अगर वो मिसाल के तौर पर सीरिया जा रहा है, अफगानिस्तान से तो खैर लैंड राउट था, इट लॉट ईजियर पाकिस्तान आना या अफ़गानिस्तान जाना, लेकिन जैसे सीरिया है तो वो अंताकिया वाली साइड से या अंतोलिया या उस तरफ से, सॉरी अंताकिया मैंने कह दिया, वो अंतोलिया वाली साइड पे या साहिल की तरफ से वो वेपन ट्रांसफ़र होते थे वाया सी। तो वो बेसिकली पानी टू पानी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो मैंने जितने लोड कर लिए, दे ब्रिंग देयर वेसल, मैंने अपने वेसल से उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, वेपन डिसअपीयर वो एंड, लेकिन मैंने ख़रीदा जो है वो लीगली ख़रीदा हुआ है। सो अगर कल मैं पकड़ा जाता हूँ एज एन, अगर मुझे कल कोई एजेंसी उठा लेती है, कहती है कि तुमने जो है अल-कायदा का वेपन सप्लाई किया, बोलता नहीं भाई मेरे पास तो ये एंड यूज़र लाइसेंस है, मैंने तो किया था कॉन्गो की गवर्नमेंट के लिए, ये मेरे पास पेपर है, तुम जाके वेरीफाई कर लो, और मैं पकड़ में नहीं आ सकता इस मामले से। दैट्स हाउ द एजेंट्स, जितने भी डीलर होते हैं ये, इसमें जो असल में जो लीगल डीलर होता है ना अली भाई, जो लेजिट डीलर होता है वही ब्लैक डीलर भी होता है, यानी ये दोनों तरह, क्योंकि लेजिट डीलर में पैसा नहीं बनता, लेजिट डील में आपका मार्कअप बहुत लो होता है। तो फिर जितने भी मेजॉरिटी जो बड़े आर्म्स डीलर हैं, जैसे विक्टर बॉट, मैंने जब जिसका जिक्र करता मर्चेंट खैर में कह देता हूँ, तो विक्टर बॉट लीगल गन डीलर था, वो हर दुनिया की पुलिस और आर्मी के लिए सप्लाई करता, हमारे लिए भी, मुल्कों के लिए भी उसने किए हैं काम, लेकिन इन द अदर हैंड इसने और लोगों को भी सप्लाई की जिनको नहीं करने चाहिए। तो इट्स अबाउट ऑल अबाउट मनी, ये सारा पैसे का गेम है। सो दिस तरह से ये इलीगल आर्म्स जो हैं वो लीगली पहुँचते हैं, बेसिकली जो इलीगल आर्म्स हैं, लेकिन वो जिस मुल्क में जाते हैं वो उस वक्त तक लीगल होते हैं जब तक एजेंट के, यानी वो डीलर के पास है, उसके बाद डीलर जो है वो उनके दूसरों को ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए अगर आप देखते हैं वाई AK-47, इसलिए कि वो लोग ज़मीन में नहीं करते, उनको पता होता है अगर आपको राउंड लेने हैं जो क्लाशनकोव, क्योंकि आपको गन चाहिए तो गन के बुलेट्स भी चाहिए। तो दिस इज सेम वे, जब ये एंड यूज़र लाइसेंस लेते हैं गन का, तो आप उतनी ही तादाद में, यानी उतने जितने आपको चाहिए, अगर आपके पास 20 लाख राउंड का ऑर्डर, सेम प्लेस यू गो टू दोज कंट्रीज़, वो आपको राउंड, और उनको पता होता है इन कंट्रीज़ को जो बेच रही हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है कि हम 2 नंबरी कर रहे हैं, पता होता है उनको, पर वाई वुडंट दे डू इट, उनको अपना सौदा बेचना ना भैया। आप डबल एजेंट के तौर पे अलकायदा के साथ भी काम करते रहे हैं, क्या आपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट करते हुए उनको वेपन सप्लाई किए थे? मैं चाइना से लेता था, और मेरा जो ऑफिस था उस वक्त लॉजिस्टिक का, वो मेरा थाईलैंड में ऑफिस था, तो दैट्स व्हाई आई वाज इन थाईलैंड अ लॉट। मैंने बैंकॉक में बाकायदा मेरा लॉजिस्टिक का ऑफिस था, मेरी कंपनी बैंकॉक में रजिस्टर्ड थी, मेरी जो मेरा लाइसेंस सारा रजिस्टर्ड जो थे वो बैंकॉक के अंदर थे, और मैं, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो थे वो ऑफकोर्स अमेरिकन पैसे से चाइना से वेपन लेते थे। तो हम लोग चाइना से लेके, और चाइनीज़ को वहाँ पे जो, क्योंकि चाइना का ऑफिस भी बैंकॉक के अंदर ही, तो इट वॉज ईजियर फॉर मी। सो हम लोग, मैं तो बराह रास्त तो नहीं कहूँगा मैं आपको, मैं करता था, लेकिन मैं इनडायरेक्टली करता था, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं दे देता था, बेच देता था, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उनको बेच देती थी, यानी कुछ इस तरह मामला होता था। लेकिन इसको कहते हैं कि जैसे मेरे पास, आई कुड डिनाई इट एनी टाइम आई वांट टू, कि भाई मैंने तो इसको बेचा है, वही आदमी चोर है बीच में, तो मैं क्या करूँ। मिसाल के तौर पे मैंने वेपन ली और मैंने अली कॉरपोरेशन को या अहमद कॉरपोरेशन को या बगदाद कॉरपोरेशन को बेच दिया। मुझे पता है कि बगदाद कॉरपोरेशन अलकायदा की फ्रंट है, पर मुझे यकीन नहीं है, हाउ वुड आई नो। अगर कोई आगे बाद में पूछा, यार मुझे तो, मैं तो इसको बेचा है, मुझे क्या पता, हालांकि वो यूजली फ्रंट्स होती हैं। सो जी, आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, जी आई हैव सप्लाई टू बोथ एंड्स। मैंने सिर्फ एक दाहिश को नहीं बेचा, बाकी उसके अलावा मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेचा है। उसके अलावा, लेकिन मैं लॉजिस्टिक में जब आप बात करें तो मैं, और मेरा काम सिर्फ ये नहीं था, जैसे ड्रोन्स, छोटे ड्रोन होते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन होते हैं, वॉकी टॉकी हो गया, स्मॉल वेपन हो गया, मैक्रोफ एक पिस्टल आता है 9mm, मैक्रोफ 9mm शॉर्ट रशियन वेपन है, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत एक्यूरेट है। तो 9mm मैक्रोफ, तो मैं काफ़ी चीज़ों में डील करता है, स्क्रैम्बल रेडियोज़ में, सर्किट्स में, बुश मोटर्स में, काफ़ी चीज़ों में डील है। आई वॉट एवर आप जिसको कहते हैं कि वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, अगर आप मुझे ऑर्डर देंगे, आई एम द गाय हु फाइंड इट एंड गेट इट यू। जब M16 फेल हो गई अफगानिस्तान में अलकायदा के सामने, तो US आर्मी ने क्यों नहीं यूज़ की AK-47 वहाँ? मैनुअल वर्सेस मशीन, यानी मैनुअल का मतलब लेस मूविंग पार्ट, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, वर्सेस एक कॉम्प्लिकेटेड हाइड्रोलिक वेपन, यानी हाइड्रोलिक वेपन मीन गैस पावर्ड, गैस। मिसाल के तौर पे जहाँ हमने M16 की मिसाल दी है, या SIG 556 एक बहुत मशहूर वेपन है, या स्टार ऑग है जो कि बहुत
ब्यूटीफुल, वन ऑफ द अमेजिंग वेपन मेड बाय ऑस्ट्रिया। स्टार बनाता है वो, ऑग कहते हैं, AUG, बुल पॉप राइफल है वो। ये सारे हैं बड़े खूबसूरत एंड बड़े डिफाइंड, लेकिन मसला ये होता है क्योंकि ये गैस पावर्ड है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको, जब ये प्रोजेक्टर फायर करता है, जब पिस्टल यानी राइफल जब अपना राउंड फायर करता है, तो उससे जो गैस क्रिएट होती है वो बेसिकली चेम्बर में जमा होकर इसको इजेक्टर मोड में डालती है। सो अगर वो थोड़ा सा भी अगर मसला हो जाए तो इजेक्टर पंप जो है वो फेल हो जाता है, एंड इट जैम्स द वे। जैम होने का मतलब इज़ डेथ इन अ फील्ड। जब हम बात कर रहे हैं नेटो की, तो नाउ वी नॉट टॉकिंग अबाउट M16 ओनली, कीप इन माइंड जब हम नेटो की बात कर रहे हैं, यू गेटिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरी नाउ, क्योंकि नेटो जो है वो सिर्फ M16 कैट नहीं करता। नेटो में नाउ यू गॉट ब्रिटिशर्स, यू गॉट इटालियन, आपके पास जर्मन भी हैं, सो यू गॉट ऑल ऑफ दोस, और सारे वो लोग अपनी अपनी चीज़ लेके आते हैं। तो कुछ जैसे जर्मन नाउ यू कैन बी जर्मन लाद के आता है HNK, वो हैकल एंड कोचे लेके आता है, और उनका जो वेपन ऑफ चॉइस है वो SBR जो वो यूज़, जो शॉर्ट बैरल जो वो यूज़ करते हैं क्लोज कॉम्बैट के लिए, वो MP5 है, जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वेपन एवर बिल्ट। MP5 इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर मेड इन 9mm। अर्ली 70s से अब तक वन ऑफ द बेस्ट वेपन एवर बिल्ट वॉज MP5। तो ये जर्मन MP5 लेके आता है, जो कि ऑल्सो दिस सेम वेपन यूज बाय जो आपकी स्वाट टीम है, अमेरिकन स्वाट या स्पेशल फोर्सेज या नेवी सील भी MP5 यूज़ करती हैं। तो हैकल एंड कोच MP5 देयर इज़ नो कंपैरिजन, उसका तो कोई तोड़ कोई चेंज है ही नहीं। बट दिस अ वेरी एक्सपेंसिव वेपन, एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव, अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव। लेकिन जहाँ तक बात है, जैसे वी कवर के अगर ब्रिट्स लेके आ रहे हैं, इंग्लिश बात है, तो उनके पास अपनी कुछ और चीज़ें भी होती हैं, माल मसाला लेके आते हैं। कीप इन माइंड के एक और राइफ़ल है जिसको हम कहते हैं गलेल, GALIL, मेड बाय इज़राइल, जो कि इंडिया भी यूज़ करता है। इंडिया के पास गलेल और एक आती है डेवो, जिसकी गाड़ियाँ भी बनती है ना, कोरियन कंपनी। तो इंडिया में 2 वेपन बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक गलेल और एक डेवो, जो इनके स्पेशल फोर्सेस यूज़ करते हैं। सो गलेल इज़ अ रशियन इजरायली वेपन, इजराइल बनाता है। इट्स अ क्रॉस बिटवीन AK-47 एंड M16, दोनों मिला के बना है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वन। सबसे मास प्रोडक्शन अगर इजराइल करता है तो वो गलेल की करता है, और वो से बहुत से ऐसे मुल्क हैं, जैसे ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस ने गलेल काफ़ी अर्से तक यूज़ किया। इंडिया, जैसे मैंने बताया आपको, उनकी है ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं, टॉम हॉक्स ब्लैक कोट कमांडोज, वो गलेल यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम नेटो की बात करें, सो फर्स्ट कवर्ड द नेटो। अगर हम जैसे नेटो अफगानिस्तान में लड़ रहा है मिसाल के तौर पे, तो दे आर इन जितने भी उनके पॉकेट्स हैं इटालियन, दे हैव देयर ओन, हर एक अलग फ्लेवर लेके आता है। डोंट यूज़ M16 सिर्फ अमेरिकन यूज़ करते हैं। तो वो होता ये है भाई कि जब वो आते हैं, जब वो फेलियर होना शुरू हो जाता है, तो दे डंप देयर वेपन एंड दे बाय AK-47। वो क्या करते हैं कि यूजली AK-47 लोकली ख़रीद लेते हैं वो वहाँ से, वो लीगल नहीं होता, इट्स नॉट समथिंग ऑन द पेपर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ऐसे अगर अमेरिकन फोर्सेस के पर कहीं ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन में अगर वो इराक़ में या अफ़गानिस्तान में, तो वो करते क्या थे, एंड दिस नॉट मेकिंग दिस अप भजन, वो क्या करते थे कि वो एक लोकल आदमी को पैसे देते, लिटरली वो बाहर खड़े होते हैं, जैसे चौकीदार खड़े होते हैं, लिटरली वो हायर करते थे लोकलों को। उसको कहते तू आगे आगे, जब वो गश्त पे निकलते थे ना, जैसे वो प्लाटून अल्फा जा रही है गश्त के लिए, तो वो आगे उनके साथ वो 2 आदमी $200 देते उसको कि आगे आगे चलना है AK-47 लेके। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। वो आगे AK-47 लेके चलते थे, पीछे जो अमेरिकन आर्मी M16 लेके चल रही होती थी, तो उसको पता था कि ये पहले राउंड फायर करेगा, वी डक डाउन, वी ट्राई टू डिफेंड आवरसेल्फ व्हाटएवर वी कैन विद। सो यूजुअली वो क्या करते थे कि इसको मिथ को ब्रेक करने के लिए, इस रियलिटी को ब्रेक करने के लिए, उन्होंने अपने वेपन्स को बाकायदा तौर पे सूट वेपन करना शुरू किया। वो देवर नेवर रेडी, कॉम्बैट रेडी नहीं रहते थे वो। जैसे अगर कॉम्बैट सिचुएशन में है, तो जब वो ग्रीन जोन में होते हैं अंदर, तो वो केसेस में रखते थे। यानी अब AK-47 तो मट्टी में पड़ी होती है, अलकायदा वालों की, वहीं से उठाते हैं और तेरा बेड़ा गर्क, वो जाके वो देर ऑलवेज कॉम्बैट रेडी। लेकिन इन लोगों को ये कॉम्बैट रेडी इसलिए हम इस्तेलाह नहीं इस्तेमाल करते कि ये इनको एक पास एक ख़ास तौर पर अमेरिकन उनको एक वेदर प्रूफ केस दिया हुआ होता है। वो वेदर प्रूफ केस के अंदर वेपन रख के उनको शेल्फ करना पड़ता है, एंगल से रखते हैं उसको। तो जब वो बाय द टाइम, सो कीप इन माइंड टाइम इज़ मनी इन दिस थिंग। अगर आपके अंडर अटैक है, सो एक AK-47 वाला जो है वो मट्टी में गिरी हुई है, हमको उसने उधर से ही उठाएगा, वो खाना ख़राब उसने उठा के मारना। वर्सेस अमेरिकन को उसको पहले जिप करना पड़ेगा, उसके बाद मैगजीन करके उस कॉक एंड लॉक नहीं चलते वो, सो हैव टू कॉक इट एंड लॉक इट, उसके बाद फिर जाके वो यूज़ करके। सो दिस टाइम डिफरेंस। तो टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली अली भाई, कि दैट्स वाई दे हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन एक अलग बहस भी है अली भाई इसके लिए भी। तो एक अलग बहस वो ये है अली भाई कि इनके वेपन्स जो थे ना, वो कीप इन माइंड कि ये ना सिर्फ एहतियात की ज़रूरत होती है उसके लिए, लेकिन इन्होंने जहाँ इनकी शॉर्ट कमिंग्स थी ना,
उन्होंने ओवरकम किस तरह किया कि उन्होंने एक्सेसरीज बहुत ख़तरनाक वाली लगाई। मिसाल के तौर पे ये लोग रात को लड़ते थे, कभी दिन में नहीं लड़ते थे। कभी भी कोई रेड दिन में नहीं होता। हाँ, फायर फाइट हो गई अचानक, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो रेड करती है अमेरिकन मिलिट्री, कभी दिन में नहीं करती थी। क्यों करती थी दिन रात में? इसका बेनिफिट क्या था? बेनिफिट ये अली भाई कि वो रात को करने के लिए दे हैड सुपीरियर नाइट विजन। वो मुद्दा तालिबान अलकायदा के पास तो नाइट विजन होते नहीं थे। सो वो AK-47 उसमें कामयाब भी वेपन है, तो वो तो पूरी राइट एंड लेफ्ट जा रहा है, उसको पता ही नहीं है ना। ये वर्सेस क्या करते थे, दे पिक देयर टारगेट, फाव 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 फाव। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके आया, इसने बहुत सोफिस्टिकेटेड थर्मल या नाइट विजन गॉगल लगाया हुआ है। नाउ यू गॉट वन अप ऑन योर, अब आपका दुश्मन के पास नो मैटर यू गॉट अ सुपीरियर पावर, लेकिन व्हाट यू गोना डू, ही कैन नॉट सी यू, यू सी हिम क्लियरली। तो वो हमेशा कोई भी ऑपरेशन अगर नेवी सील ने किया है, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, नेवर गोना डे टाइम। आप देखिए ना उसामा बिन लादेन का, वो इसलिए थोड़ी गए थे डे टाइम में, इन नाइट टाइम में, कि वो इट वुड बी ईजियर ईदर टाइम ऑफ इट। वो कोई भी आप ऑपरेशन को उठा के देख लीजिए, रीड द टाइम व्हाट दे गो इन। इराक में जितने ऑपरेशन हुए हैं वो रात को 12 बजे के बाद सुबह 4 बजे से पहले। अफगानिस्तान में जितने रेड हुए हैं कंपाउंड में, सुबह रात को 12 बजे के बाद सुबह 4 बजे से पहले। देयर इज नो वे दे विल एवर गो इन अ डे टाइम। क्यों? दे विल गो विद द नाइट विजन। आपके पास एक चीज़ की कमी, आप दूसरी चीज़ की सुपीरियरिटी। अब आप जाएँ, उसको पता है आपके मुखालिफ के पास अच्छा वेपन है, यू हैव अ टाइम, तो आप यू गो विद सुपीरियर टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी, ये वार ऑफ टेक्नोलॉजी की हो गई थी। इट्स नॉट अबाउट सुपीरियर पावर एनीमोर। बैटल जोन में दुश्मन के लिए असल खतरा क्या होता है, वेपन या वेपन चलाने वाला? अली भाई, एक दूसरे के लाजिम मलजूम है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहे कहीं भी जाता हूँ, मेरे पास वो पिस्टल होता है जो मुझे पता है, यानी मेरे पास 10 चॉइसें होती है ना, मेरे पास 15,000 चीज़ें होती थी। मैं वो कैरी करता जिससे मैं बहुत कंफर्ट। मिसाल के तौर पे मुझे ग्लॉक 19 इज़ माय वेपन ऑफ चॉइस। कुछ भी हो जाए मुझे ग्लॉक 19। सो मेरे पास जब ग्लॉक 19 लगा हुआ है ना मुझे, तो मेरा दिल जो है वो डबल बड़ा होता है। मुझे पता है नाउ आई गॉट समथिंग। वर्सेस अगर मेरे पास, जब मैं सीरिया में था तो मेरे पास मैक्रोव थी, मेरे पास वो ग्लॉक नहीं आया था, मेरा ग्लॉक रास्ते में था। तो जितने दिन मुझे मैक्रोव रखना पड़ेगा, मेरा दिल थोड़ा सा 19-20 था। यार अभी हो गया तो बड़ा मसला, मेरा बार बार हाथ यूँ जाता था कि अगर हो गया तो बड़ा मसला होगा। तो वेपन ऑफ चॉइस इज़ द वेपन यू कंफर्टेबल विद। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से कंफर्टेबल होते हैं, बहुत चीज़ें अनकंफर्टेबल होते हैं। तो जिगर इज़ नंबर वन थिंग। अगर आपको ये पता है कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, लेकिन हाउ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, अगर आपको भरोसा ही, अगर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो मुझे आप कराची छोड़ दें अकेला, मुझे एक ग्लॉक 2 मैगजीन दे दें, आई एम गुड। लेकिन अगर आप मुझे कराची छोड़ दें, मुझे मैक्रोव दें, उसमें सिंगल स्टैक हो, मैं थोड़ा 19-20 रहूँगा। तो वो क्या होता है, मेरी हर चीज़ जो है वो घबराहट में बदल जाती है, एंड मेरा रिएक्शन टाइम चेंज हो जाता है। सो इसमें रिएक्शन टाइम प्लेज अ बिग रोल। सिर्फ कितना ही अच्छा ट्रेन होगा, उसका रिएक्शन टाइम नहीं है अली भाई, देन देयर इज़ नो वे। मुझे पता है मेरी ग्लॉक क्या एक्ट करती है। सो मैदान जंग में आपका इक्विपमेंट ऑफ कोर्स प्लेज अ बिग रोल। इसलिए अमेरिकन आर्मी ट्रेन करती है, इसलिए अलकायदा ट्रेन करती है। वो ट्रेनिंग क्या, मास्कर बोलते हैं ना, वो मास्कर जैसा ट्रेनिंग थिंग, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो तालिबान, अलकायदा हो, कोई भी हो, दे ऑलवेज ट्रेन 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 ट्रेन। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी मसल मेमोरी, इसका मतलब ये है कि आपको सोचना ना पड़े। आपका रिएक्शन टाइम, वेपन आया, यू पोप पोप। और नॉर्मल आदमी का आप देंगे जब वो शुरू करता है तो यू हैव टू थिंक अबाउट बिहाइंड। जब वो पहला स्कोप से देखता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। आप लेकिन जब आप 10,000 राउंड फायर करते हैं, दैट बिकम्स योर मसल मेमोरी। यू पॉइंट एंड यू शूट, दैट्स व्हाट इट इज, ट्रेनिंग। एक बैटल जोन में किस तरह के वेपन्स या इक्विपमेंट पे फोकस होता है? अली भाई, ये डिपेंड करता है स्क्वाड की। डिफरेंट तरह के स्क्वाड्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती जो खास तौर पे इस्तेमाल हो रही हो। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर बिटवीन रशिया और यूक्रेन का अगर हम जिक्र करें तो डिफरेंट बैटल ग्राउंड्स हैं इनके। एक होता है क्लोज कॉम्बैट, जो होती है वो क्लोज कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल डिफरेंट वेपन होता है। एक होता है रेड, जैसे स्पेशल फोर्सेस होती हैं, स्पेशल फोर्सेस के लिए डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। आपका मोबाइल यूनिट होता है, उसके लिए डिफरेंट कैटेगरी। फिर आपके पास होता है स्नाइपर्स, एक बहुत अहम रोल प्ले करता है स्नाइपर एक 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 कॉम्बैट सिचुएशन के लिए। जो स्नाइपर के लिए, वो जारी बात है, उसकी कल अलग रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ, लेट्स लीव रशिया एंड यूक्रेन थोड़ा सा, क्योंकि वो एक लिमिटेड बैटल ग्राउंड है। वो ज़्यादातर एयर सपोर्ट पे ज़्यादा वो करते हैं। तो अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान की, या मोस्ट रेलेवेंट हमारे लिए इराक है, जो कि वन ऑफ द, जिसको कहते हैं कि बैटल ग्राउंड, यानी जिसके किस्से मशहूर हुए हैं। तो देखिए, जैसे अमेरिकन का स्नाइपर है, वो लेके आएगा बैरेट M82। उनका वेपन ऑफ चॉइस है बैरेट M82, उसी लिए बना है। वो यूज करता है 50 कैलिबर। इतनी इतनी बड़ी बुलेट होती है, इतनी इतनी कम वक्त।
उसकी एक बुलेट की प्राइस मेरा ख्याल है $10 से $12 के बुलेट, अगर सिल्वर लाइनर है तो या फुल कॉपर है तो वो $10 का बुलेट होगा या $5 का होगा कम से कम। इट्स वेरी बिग ह्यूज बुलेट। लेकिन जितना ह्यूज बुलेट है उतनी बड़ी वो राइफल है, वो कमबख्त जो चीज़ है वो इतनी एक्यूरेट है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स बिगर यूनिट, हैवियर यूनिट, लॉन्गर बुलेट, लॉन्गर रेंज। तो उसका अजाब ये है कि उसको आप, वो मोबाइल नहीं होता, आप उसको कंधे पे लेके भाग नहीं सकते। आप उसको क्या होता है, क्योंकि उनके पास एयर सपोर्ट मौजूद होती है, उनको पता है कि हमें ये स्नाइपर जब पोजीशन में आ गया, जिस वक्त स्नाइपर पोजीशन में आ गया तो उस स्नाइपर को मोबिलिटी नहीं चाहिए। उसने तो अपना जो है वो सेट कर दिया वेपन, उसने उसने अपना स्कोप जीरो आउट कर दिया। उसके बाद उसका स्पॉटर होता है साथ में। स्पॉटर जो है उसको विंड, उसके पास एक इक्विपमेंट होता है जिससे वो उसको विंड कैटेगरी और सब चीज उसको बताता है, एलिवेशन, विंड, विंड कैटेगरी। ही इज द वन हु लॉक इन, उसको लॉक वो करता है हदफ के ऊपर, और ही इज गोना गिव द ओके एंड द स्नाइपर शूट द थिंग, ठीक है। अब वर्सेस उसके जो मुकाबिल में जो स्नाइपर है वो है, मिसाल के तौर पे अगर वो अलकायदा का है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी या गोया वो तो लेट्स से इराकी आर्मी का है फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो उसको मोबिल होना पड़ेगा, उसको जंप पे, उसको उसको रूफ से रूफ कूदना है, उसको उसको अपनी पोजीशन, उसके पास एयर सपोर्ट नहीं है। एयर सपोर्ट नहीं, उसको उसको उसका मतलब ये कि वो एक फिक्स माउंट पे, जहां उसने पहला राउंड फायर किया, जहां उसने पहला स्नाइप किया, उसकी पोजीशन कंप्रोमाइज होगी। उसके पास एयर सपोर्ट तो है नहीं और वो लॉन्ग रेंज यूज नहीं कर रहा है, तो उसको छंगलांगे मारना पड़ती हैं, इधर से उधर बेचारे को पोजीशन चेंज करना पड़ती है, हाई ग्राउंड टू हाई ग्राउंड जाना पड़ता है। उसके लिए उसको चाहिए होती है जो सबसे, यानी एक तो एक्सपेंसिव ड्रैगन, जो इसकी बैरेट एम82 की प्राइस स्टार्ट फ्रॉम मे बी $22,000 से $25,000 कम से कम, जो 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 मिलिट्री वर्जन है। इसका सिविल नंबर $10,000 का है एटलीस्ट। लेकिन वो सेम सेम चीज़ नहीं है, उसकी चीज़ें सेम नहीं है। लेकिन ड्रैगन ऑफ की जो प्राइस है ना, 3,000 से 3,500 $4,000 का होता है। सो ड्रैगन ऑफ इज रशियन, बेसिकली जो वो जिस जिस कास्ट पे बना हुआ है या जिस फ्रेम पे वो बना है, वो AK-47 के फ्रेम पर, सब बेसिकली इस लॉन्गर AK-47, यानी वो AK-47 ही है और वो लॉन्गर AK-47 है। तो वो मोर मोबाइल होती है, उसका स्कोप जो है वो फिक्स स्कोप है, उसके ऊपर जो वो माउंट जो हुई थी वो परमानेंट माउंट से फिक्स स्कोप हुआ है। उसका नुकसान एक चीज़ ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते उसमें। एक वो रशियन स्कोप है, रशियन राइटिंग भी रशियन में होती है, उसके ऊपर उसकी जो विंड जो आप कैटेगराइज है वो इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, उसको उसको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। वर्सेस अगर आपको मैं बैरेट दे दूँ तो आप 4 या 5 राउंड अगर आप बैरेट से चला लेंगे M82 से, उसके बाद आप छठा राउंड आपको आप भी हिट कर लेंगे उस पर। वर्सेस में आपको ड्रैगन ऑफ दूं और आपको 50 या 100 राउंड के बाद यू गोना गेट लिटिल बिट फील ऑफ इट, कंफर्टेबल कि नाउ आई कैन हिट अ टारगेट। सो दैट्स अ डिफरेंस। सो वेरिएबल कंडीशन चेंज होती हैं बेस्ड ऑन द आप आपकी पास दूसरी चीजें क्या, लवाजमात क्या मौजूद है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि एयर सपोर्ट मौजूद है, उसके बाद जैसे ग्राउंड यूनिट चल रहा है, जो अमेरिकन आर्मी का ग्राउंड यूनिट है, अगर आपको याद हो एक बहुत मशहूर इस पर मूवी बनी है, ब्लैक हॉक डाउन, जो सोमालिया में रेड हुआ था मोगदिशु के अंदर, और उस पर अमेरिकनों ने हेलीकॉप्टर गिरा लिया था एंड दे हैड टू रेस्क्यू दैट थिंग। सो उसके लिए मोबाइल यूनिट जाता है जिसको हमवी कहते हैं। हमवी के ऊपर वो 50 कैल वो माउंट होती है, 50 कैलिबर पट्टे के साथ, क्योंकि वो हमवी इज अ हैवियर थिंग, उसका माउंट खतरनाक होता है। तो वो बेल्ट ड्रिवन जो होती है 50 कैल होती है, वो ऊपर से आदमी यूज करता है प्रोटेक्शन के लिए। वर्सेस मुजाहिदीन के पास या इराकियों में, अफगानिस्तान में, दे डोंट हैव द लग्जरी, उनके पास हमवी और माउंट तो मौजूद नहीं है। सो उसके वर्सेस जो वो चीज़ लेके आते हैं वो रशियन पीका लेके आते हैं। पीका इज़ इन सेम वे, पीका इज़ अ हैवियर डब्बा डब्बा। और अगर आप देखें, अगर कभी जरकावी की अगर आप पिक्चर कभी या कोई वीडियो सर्च करेंगे तो उनकी सबसे मशहूर पिक्चर आती है, वो पीका लिए हुए हाथ में डब्बे के लिए, और वो देर शूटिंग है। और स्पीकर्स मेड बाय रशिया एज वेल, सेम थिंग। इट्स अ मोबाइल है, तो वो ये बेल्ट ड्रिवन है वो, लेकिन इट्स अ लाइटर बेल्ट ड्रिवन वेपन। और उसके साथ उसकी जो बुलेट यूज़ कर रहे हैं, यू नॉट यूजिंग स्टिल 50 कैल, आपके पास वो लग्जरी नहीं है, क्योंकि आप फिर भी, अगर वो उसकी बेटर चीज़ ये होती है कि आप उसके लिए बाईपॉड या ट्राईपॉड यूज़ करें, या बाईपॉड ही नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो अमूमन जो है वो उसके लिए फिर आपको 7.62 राउंड चलाना पड़ता है। यू कैन नॉट गो एनीथिंग, अगर एनीथिंग ओवर 7.62 चला जाएगा तो उसका रिकॉइल इतना ज़्यादा होगा कि वो आप मोबाइली यूज़ नहीं कर सकते, फिर उसको हैव टू बी अ फिक्स माउंट व्हीकल। सो कीप इन माइंड, अमेरिकन या जो नेटो फोर्सेज हैं, दे रिलाई ऑन देयर एयरफोर्स, दे रिलाई ऑन द सुपीरियर पावर। इनके पास जो लवाजमात हैं वो इतने हैवी ड्यूटी होते हैं, दे कैन गेट अवे विद व्हाट दे हैव, दे कैन यूज़ लॉट बेटर। लेकिन वर्सेस
ऑन द अदर हैंड उनको इतनी ही मुश्किलात होती हैं, जैसे मैंने आपको मुजाहिदीन का जिक्र किया, जब वो लड़ते हैं, इवन नॉट मुजाहिदीन, अगर जैसे अफ्रीका में भी ट्राइब जो एक दूसरे से लड़ते हैं, उनके पास यही सेम सिचुएशन होती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाल के तौर पे, जैसे अमेरिकन जो एंटी एयरक्राफ्ट, अब वो खैर एंटी एयरक्राफ्ट तो वो नहीं यूज़ करते जो टिपिकल होता है, लेकिन जो हमारे वाले जो लोग हैं अफ़गानिस्तान में आज भी जो यूज़ होती है, या इराक़ के अंदर या लीबिया में, वो या तो तराता अशरीन जिसको कहते हैं, या दशका या तराता अशरीन यूज़ होती है। वो क्या करते हैं, उसको वो पिकअप के पीछे माउंट कर लेते हैं, जो टोयोटा के पिकअप जो होती है ना, उसके ऊपर वो उसको वो वेल्ड करा के वो उससे माउंट कर लेते हैं। दैट्स द ओनली वे दे कैन मोबल इट। और ज़ाहिर बात है, जब वो पिकअप पे माउंट हुई है, वो हिले जा रही है, तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इट्स अ चीपर वेपन, लेकिन फिर भी उसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो all depends on आपके demographic, आपके लवाजमात, and what do you have available. So in the case of weaker army या अलकायदा या कोई दहशतगर्द आर्मी या थर्ड वर्ल्ड आर्मी, हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव। वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव, क्योंकि वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ एक्वायर समथिंग डिफरेंट। मिसाल देता हूँ मैं आपको इसकी एक और मिसाल। अब पाकिस्तान आर्मी जब इलाका गैर में, वज़ीरिस्तान में, फाटा में जब इनके झड़पें होती हैं, तो क्या करते हैं वो, आपके पास सुपीरियर वेपन मौजूद है पाकिस्तान आर्मी के पास, ठीक है ना, आपके पास सुपीरियर नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन आपकी जो ट्रेन है वो आपके लिए मुवाफिक नहीं है। अब आप उनके बैकयार्ड में जाके लड़ रहे हैं, राइट। जैसे बशार आर्मी आके जब अलकायदा से लड़ रही है अलेप्पो के अंदर, वो अलेप्पो से इतना वाकिफ़ नहीं जो लोकल लोग वाकिफ़ हैं। या जैसे अगर आप हयात तहरीर शाम की बात करें अभी, तो वो जो राउट वो जो ले रहे थे, वो राउट वो 10,000 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। दैट्स देयर बैकयार्ड। वो आर्मी जो दमास्कस से आ रही है, दे हैव नो आइडिया, वो भागते क्यों है चप्पलें छोड़ के, उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से बारात आना शुरू हो गई। इनकी स्ट्रेटजी ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। सो अगर आप वेपन के साथ स्ट्रेटजी को समझना शुरू कर लें, सो विनर आर्मी वो होती है जो स्ट्रेटजी को समझती है। रशिया इज हैविंग अ हार्ड टाइम इन यूक्रेन, आपने भी मिसाल दी। रशिया को हार्ड टाइम क्यों मिला यूक्रेन? दे हैव अ सुपीरियर, रशिया हैव अ सुपीरियर फायर पावर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। रशिया हैव अ सुपीरियर आर्मी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसका तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन रशिया इज फाइटिंग इन समबडी एल्सेस बैकयार्ड। अब उनको प्लानिंग एंड डेमोग्राफिक पता है, सो दे गेव द आर्मी अ हार्ड टाइम। सो दिस इज ऑल्सो यू गोटा कीप इन माइंड बिफोर यू टॉकिंग अबाउट। अब जो आपको एक मिसाल और देता हूँ, ब्लैक वाटर की जो मार्का फलूजा में हुआ था, जो 11 या 12 ब्लैक वाटर के बंदे मार दिए थे इराक़ के अंदर और उनको चौकों से लटका दिया था, उसकी वजह ये नहीं थी ब्लैक वाटर के पास आप इमेजिन नहीं कर सकते किस प्रैक्टिस उनके पास, ट्रेनिंग उनके पास, फायर पावर उनके पास, एयर सपोर्ट उनके, दे हैव एवरीथिंग यू कैन इमेजिन एंड लॉट बेटर देन एनीबॉडी एल्स। लेकिन क्या था, इट वॉज नॉट देयर बैकयार्ड, दे वर फाइटिंग इन योर बैकयार्ड। आप उनको उनकी ट्रेन नहीं पता थी, वो जब गलियों में घूमे, सेम थिंग हैपेंड मोगदिशु, जब अमेरिकन आर्मी घुसी है, दे डिडंट नो वेयर टू गो, एंड ये लोगों ने उनको फनल करना शुरू कर दिया था एक एक गलियों के अंदर, बिकॉज दे न्यू देयर राउंड। वो छत से जाके मारते थे, उनको पता था कि सेकंड पोजीशन की ग्राउंड पे होनी है। ग्राउंड वाले जब मारता था उसको पता था कि मुझे अंदर जाना है, देन आई टेक अ रूफ पोजीशन। सो उन्होंने स्ट्रेटजी पहले से सेट की हुई होती है। एंड दीज गाइज हु फाइट, अल-शबाब लड़ती है सोमालिया के अंदर, दैट्स व्हाई अल-शबाब इज द मोस्ट डेडली, बिकॉज दे नो देयर ट्रेन बेटर देन यू। सो यू गोटा अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें प्लेज अ रोल। सो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी मुल्क में जाता हूँ, मैंने आपको बताया होगा या पहले मैंने भी जिक्र किया उसका, कि आई डू माई होमवर्क। मैं होमवर्क क्या करता हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मेरे पास फायर पावर लो, क्योंकि मेरे पास तो कोई सपोर्ट तो होती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मेरी भी एयर सपोर्ट आनी है या मैं कहीं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, हम द वन गाय, वन मैन शो में वहाँ पे। लेकिन मुझे वहाँ की ट्रेन जो है, दैट्स व्हाट आई लर्न मोर देन एनीथिंग एल्स। मैं जिस जगह जा रहा हूँ, इन्स क्या हैं, आउट्स क्या हैं, एग्जिट क्या होना चाहिए, कहाँ पे आई हैव टू हाइड इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू रन टू। मैंने आदमी जब पागल होता है ना, मैंने ऐसा ये मार्के में देखा हुआ है, लिटरली मार्के में देखा हुआ है कि एक कॉम्बैट हुई सीरिया के अंदर, कुबानी में जब लड़ाई हो रही थी, तो वो कुर्दिश जब उन पर फायर जब दाइश वालों ने खोला है ना 3 तरफ से, तो वो इतना हड़बड़ाया कि वो अपने आर्मी की तरफ भागने के बजाय इस तरह भागना शुरू हो गए। ये आप सीन विद माई ओन आइज, जब आदमी का आसान खाता होते हैं ना, तो वो ऐसा ही भागना शुरू होता है। और मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, मैंने कभी एक लड़के का जिक्र किया था पाकिस्तानी, अब्दुल बासित का। वो इदलिब वाले मार्के में मेरे साथ था। इदलिब वो बहुत लंबा है, इज़ अबाउट 6 फुट 4 इंचेस है। तो उसको हमने ये बोला था कि तुम सामने रह के ना, तो ये एक डच बनाया था, एक खंदक बनाई हुई थी कि तुम इसमें अंदर रहना, जब हम करीब आए तो तुम्हें कवर फायर करना, ताकि हम लोग कवर करोगे तो वी कैन कम फ्रंट।
अब मुझे पता नहीं था इसके अंदर जिगर नहीं है या दिल नहीं है, कमांडर को भी आइडिया नहीं था, ही वॉज न्यू ऑन दैट टाइम। अब ये थोड़ी देर के बाद हम लोग उसको रेडियो कर रहे हैं कि डच ओपन फायर करो, कवर फायर करो। अब वो जो अब बोल रहा है यार ये तो कवर फायर तो हो नहीं रहा है, द गाइस हम अब सिर्फ टांगे नज़र आ रही हैं बाहर खंदक से और पूरा जिस्म नीचे, हम समझे शायद मर गया। सो फाइनली एक आदमी क्रॉल करता हुआ गया, देखा तो ये डर के मारे आधा नीचे लेटा हुआ आधा ऊपर लेटा हुआ। इट इज़ द फनीस्ट थिंग एवर। तो मैं जब सब कुछ ख़त्म हो गया मैंने बोला मुल्लू के पट्टे तुम ये अंदर नीचे लेटे हुए हो, तुम्हारी टांगे बाहर हैं, वो है बोलता यार वो गोलियां जब मैं नीचे निकला हूँ ना तो वो सीटियाँ बजे तो मेरे कान से घो रही। तो मैंने कहा तो टांगे क्यों बाहर रखी थी, पूरा अंदर क्यों नहीं चल गया? यार मैं पूरा अंदर फिट नहीं हो रहा था। मैंने कहा टांगे बाहर नहीं, टांग पर लगे जिंदा तो बच जाऊँगा कम से कम, अगर चेस्ट पर लगे तो वो डर के मारे बाहर निकला। सो यू कैन कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड, व्हाट यू हैव, व्हाट यू कैन यूज़, व्हाट कैन यू रिलाई ऑन। ये बहुत ज़्यादा एक अफेक्ट करता है, सिर्फ वेपन, सिर्फ ट्रेन और व्हाट यू गॉट। आई मीन is somebody willing to die or not? So this is the main purpose of whole. अच्छा, अब बात कर लेते हैं रशियन फोर्सेस के वेपन ऑफ चॉइस की, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है। जब बशारुल असद को रशिया सपोर्ट कर रही थी तो वहाँ पर सीरिया के अंदर कौन सा वेपन उन्होंने भेजा? अच्छा जी, I'm gonna say something which most people not gonna like. अच्छा, पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि जैसे जब भी कोई एक मुल्क दूसरी आर्मी को, जैसे बशार को उन्होंने दिया था, उन्होंने AK-47 दिए थे, दे हैड वेयर हाउस भरे हुए थे उनके पास उसके। लेकिन जब भी कोई अमेरिका या और दूसरी कंट्री किसी को वेपन देता है तो वो किसको कहते हैं, अपना बुखार उतारता है, वो जो उसके पास जंजाल बना हुआ होता है, जैसे स्टॉक पाइल हुआ वेपन है। सो इन केस जैसे उन्होंने जब बशार को दिया तो उन्होंने AK-47 वो दिए थे, AK-47 वो फिक्स स्टॉक AK-47 जो उनके पास सदियों से पड़े हुए थे। दे मैन्युफैक्चर इट, दे हैव इट इन देयर वेयर हाउसेज। और जो इन्होंने राउंड्स दिए थे वो स्टेल राउंड्स थे, रोमेनियन स्टेल राउंड, मतलब जो पुराने एक्सपायर स्टेल राउंड होते हैं वो जिसमें 4 के बाद 1 मिस होता ही होता है उसमें, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन उन्होंने उनको जो सपोर्ट के तौर पे देयर इज समथिंग ऑलवेज गिव एंड टेक, तो वो कुछ वापस ही में लेते भी हैं, वो फ्री में कोई कुछ नहीं देता किसी को भी। जहाँ तक बात है मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान में जो उनको वेपन दिए 80s की, जब आप बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर में, जो मुजाहिदीन को उस वक्त मुजाहिदीन थे, बाद में दहशतगर्द हो गए थे अमेरिका के लिए, तो वो वेपन दिए थे उन्होंने। वो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने वेपन नहीं दिए थे, अमेरिका ने अपने वेपन उस वक्त नहीं दिए थे, क्योंकि उसकी एक वजह थी। अमेरिका के अपने वेपन देने की वजह ये थी कि इनका जो वेपन था बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, वो दे डिडंट वांट इन हाउस ऑफ मुजाहिदीन के हक़ में देना नहीं था इनको। और उसके बाद उनको पता था कि कॉस्ट वर्सेस देयर वेपन, अगर जैसे उन्होंने AK-47 ख़रीदे बेसिकली बाय इट, यानी या वो लिए, चाहे वो उन्होंने इज़राइल से लिए मिसाल के तौर पे, या वो इजिप्ट से ख़रीदे कुछ वेपन जो AK-47 जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, AK-47 जो मुजाहिदीन को उस वक्त दी थी, उसमें कुछ बड़ी तादाद जो थी वो इजिप्शियन सिल्वर लाइनर की थी। उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये अंडर फोल्ड नहीं होती, जो रशियन है वो फिक्स स्टॉक होती है, ये अंडर फोल्ड होती है। जो इजिप्शियन जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर करता है वो साइड फोल्डर होता है, वो वायर तरह का स्टॉक होता है उसका, नॉट वेरी गुड स्टॉक, इतना अच्छा नहीं है, दैट कैन बी मॉडिफाइड, लेकिन बेसिकली जो मैकेनिज्म है आइडेंटिकल राइफल इज रशियन AK-47। तो वो अगर वो ख़रीद के भी या डोनेशन के लिए भी, यानी किसी भी तरह से बोल लिए, तो दैट वाज अ चीपर ऑप्शन फॉर अमेरिकन्स टू गिव इट टू 80s में जो मुजाहिदीन को जो उन्होंने दिए, वर्सेस इफ दे वुड हैव गिव देयर वेपन। सो उसकी जो कॉस्ट इनको आ रही है वो $1200 से $1500 आ रही है, और वर्सेस वो $200-300 का जो AK-47 वो डंप कर रहे हैं वहाँ पे। उसकी एक और वजह ये भी थी कि उनको पता था कि इट वॉज ईजियर फॉर देम टू, एक तो उनके लिए ईजियर ऑपरेशन होगा। ज़ाहिर बात है अगर आप उनको M16 देंगे तो एक चीज़ M16 का देनी पड़ेगी आपको, क्लीनिंग किट, उसकी एक अलग क्लीनिंग किट होती है, वो जंजाल है वो। और AK-47 के साथ कोई क्लीनिंग किट तो होती है, आपने रस्सी डाली, इधर से बाहर से निकाला, कमर नाड़ा बोलते हैं ना इसको, वो नाड़ा से भी उसकी बैरल साफ़ करते हैं लोग। और अमेरिकन अगर M16 5.56 तो उसके लिए फिर आपको फिर उनको एमओ देना पड़ेगा। सो देयर वाज लॉट ऑफ वेरिएबल्स। तो जहाँ तक बात है जब रशिया देता है तो वो वही देता है जो उसके पास वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, मिसाल के तौर पे AK-47, या वो फिर ऐसे मुल्कों से ख़रीद के देता है। इसमें एक और चीज़ होती है अली भाई, जैसे मैंने आपको भी जिक्र किया था कि आपने मुझसे पूछा लॉजिस्टिक का क्या आप देते हैं, तो मिसाल के तौर पे एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सिचुएशन है कि अमेरिका को किसी कंट्री को वेपन देना, ना वी टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस, या मैं आपको इंटेलिजेंस की बात बता रहा हूँ, और ये शायद पहली दफ़ा कहीं बात हो रही होगी, इससे पहले कभी नहीं हुई होगी, ना कोई कर सकता है। अगर अमेरिका को किसी को वेपन देना है मिसाल के तौर पे ऐसी जगह जहाँ वो नहीं चाहता कि उसका नाम आए, मिसाल के तौर पे कॉन्गो में या कॉन्फ्लिक्ट है, या सूडान का कॉन्फ्लिक्ट है, अगर उसको सूडान को एक जहाँ पे उसके बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं हैं,
लेकिन उसकी कुछ और फैक्टर फाइट कर रहा है वर्सेस, यानी ये वहाँ पे तो वो प्रॉक्सी वॉर है ना, रशिया वर्सेस अमेरिका। या एक और मिसाल इसकी मैं आपको दे देता हूँ, सूडान, क्योंकि हमारे लोगों के लिए समझना मुश्किल है, मैं ऐसी मिसाल देता हूँ जो हमारे लोगों को शायद समझ में आसानी से आ जाए। मिसाल के तौर पे सीरिया में अमेरिकन दे रहा है वेपन, अपने एक ग्रुप है जिसको जिंकी कहता है, मैं उसका पहले भी जिक्र किया था। अगर वो जिंकी को वेपन दे रहा है तो वो M16 जिंकी को नहीं देता। फिर वो क्या करता है, दे कम टू द लॉजिस्टिक गाय लाइक मी, वो तो फिर मुझे बोलेगा यार मुझे 10,000 AK-47 चाहिए, बट लेकिन उसको AK-47 फिर ऐसे मुल्क की चाहिए जिसको इट डोंट ट्रेस बैक टू CIA या अमेरिका को ट्रेस बैक ना हो। तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा वही एंड यूज़र लाइसेंस की तरह से, फिर उसमें एजेंट के पास जाऊँगा जिससे मुझे लेना है, एंड आई विल गो अंदर वो फिर वो अंडर लाइसेंस रश। अब मैंने चाइना से ले लिया फॉर एग्जांपल, इट हैपन वेरी ऑफ्टन कि आप ऐसी कंट्री लेते हैं जिसके पास जो कोऑपरेट ना करे ट्रेस बैक करने में उस वेपन को। सो आपने रशिया से ले लिया, चाइना से ले लिया, और वो चाइना का वेपन लेके मैंने वही वेपन को सप्लाई कर दिया ओएसी सूडान के अंदर या फिर जिंकी को या XYZ को, कि जब वरना अगर M16 पकड़ी जा रही हैं 50, तो उनको पता होगा ना यार ये M16 कहाँ से आ रही है, कोल्ट अमेरिका से आ रही है ना, एवरीबडी नोज इट। लेकिन अगर वो चाइनीज़ का AK-47 मिल रही है, इट्स नॉट ट्रेसेबल टू एनीबॉडी। तो अगर ब्रिट्स या कोई फ्रेंच या कोई और इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सो यू नेवर नो वेयर दिस कमिंग फ्रॉम, क्योंकि उनके पास लग्जरी नहीं है कि चाइना को पूछें ओ भाई तुम्हारा 50 वेपन हमने ये पकड़ा है या 10,000 पकड़े, खाली बनी आ रहा है तो आ रहा है, अभी बहुत सोल्ड अंडर लाइसेंस, इससे ज़्यादा वो जवाब देते भी नहीं है। सो दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम वर्क। अच्छा, इसराइल काफ़ी अरसे से हमास का मुकाबला कर रहा है, तो इसराइल का वेपन ऑफ चॉइस क्या है? यार ये इसराइल बड़े यहूदी बड़े कुत्ते के बच्चे हैं। मैंने इनका जब आपको बताया कि ये गिलेल बना रहे थे, दे वाज मेकिंग गिलेल इनकी, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ इन्होंने कभी बनाई है ना तारीख़ में, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बहुत मैं यूज़ इसलिए नहीं करता कि उस पर स्टार डेविड होता है, ये कंपास पर मोनोग्राम लगा देते हैं। ये जो करते हैं ना कुत्ते के बच्चे, इनके पास होती है भजन, एक इसराइल की सबसे हसीन चीज़ जो उन्होंने बनाई है वो है ऊजी। हर कोई जानता है, जो वेपन नहीं, जो वीडियो गेम भी खेलते हैं उन्होंने भी ऊजी का नाम सुना हुआ है, जो बच्चा वेपन नहीं भी जानता ऊजी का नाम सब ने सुना हुआ है। दैट इसराइली मेड, इसराइल में एक ऊजी मुझे बहुत पसंद थी हमेशा से, ऑलवेज लव टू शूट। मैं सिर्फ इसलिए एलर्जी था, उस पर स्टार डेविड होता है, अब वो उनका निशान ये अपना सितारा बना हुआ होता है स्टार डेविड, तो मुझे उठाते हुए थोड़ा होता है यार, इन्हें स्वर को उठाते हुए गिनाती है आदमी को, तो बोले यार उसको उठा के कहाँ छोड़ नहीं लड़ने से। सो ये लोग बनाते हैं, इनकी जो 3 चीज़ें ये बनाते हैं, गिलेल का मैंने आपको जिक्र किया, दे मैन्युफैक्चर गिलेल बनाते हैं। ये IDF का वेपन ऑफ चॉइस अब नहीं है, अब दे आर यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, आई टेल यू व्हाई। उसके बाद लेकिन जो इनके इस शॉर्ट कॉम्बैट के लिए ये अभी भी ऊजी यूज़ करते हैं, दे स्टिल यूज ऊजी फॉर शॉर्ट कॉम्बैट, और MP5 यूज़ करते हैं, कुछ फैक्टर्स के MP5 यूज़ करते हैं। ये एक टूल बॉक्स होता है इनके पास, ठीक है। फिर जो ये पिस्टल जो मैन्युफैक्चर करता है इसराइल, वो भी बड़ा ही कोई कुती चीज़ है, उसका नाम है डेजर्ट ईगल। वो डेजर्ट ईगल जो है ना 50 कैल, वो उसके बारे में एक हम लोग मिसाल एक जोक करते हैं कि डेजर्ट ईगल वो पिस्टल है कि अगर हाथी के सर पे मारो तो भेजा बाहर गिर जाता है। इट्स हायर कैलिबर वेपन, इट्स नॉट द मोस्ट एक्यूरेट वेपन बट इज़ द हाईएस्ट कैलिबर पिस्टल एवर मैन्युफैक्चर। 50 कैलिबर जो पिस्टल है वो डेजर्ट ईगल पहली दफ़ा उसने इंट्रोड्यूस किया, एंड ऑल्सो डेजर्ट ईगल। लेकिन ये लोग जो हैं इसराइल के पास लग्जरी क्या है कि चूँकि इनके ताल्लुकात अंकल अमेरिका से बहुत अच्छे हैं और ऑफ कोर्स और यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा हैं, सो दे कैन बाय मास फॉर एवरीथिंग। सो कभी भी एक कन्फ्यूजन ये है कि IDF जो है वो कभी भी एक पर्टिकुलर चीज़ यूज़ नहीं करता, ये टूल बॉक्स यूज़ करते हैं। मैंने क्यों कहा टूल बॉक्स? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के पास MP5 है या उसको M4 टैक्टिकल यूज़ करते हैं, उनके पास 2-3 ही चीज़ें रह जाती हैं, दे डोंट हैव वास्ट वैरायटी ऑफ थिंग, क्योंकि इनका बजट लो होता है इस मामलात में कि ये कैन नॉट गो, ये कॉन्ट्रैक्ट 6 से नहीं कर सकते कि उसके बाद नया मैन्युफैक्चर कराएं और 6 से 556 लेना शुरू कर दें। लेकिन इजरायली आर्मी के पास चूँकि बजट अनलिमिटेड भी होता है, क्योंकि अमेरिका उनको वो नलका खोल के दे देता है, पानी का जितना भरना है भर लो, तो ये क्या करते हैं कि दे बाय बेस्ट थिंग फ्रॉम एवरीबॉडी। ये जो चीज़ इनको चाहिए दे बाय द बेस्ट। ये जर्मनी से भी बाय करते हैं, ये सिग से भी बाय करते हैं, यानी HNK से भी बाय करते हैं जो इनको चाहिए होता है, ये FN भी बाय करते हैं, स्कार, ये FN स्कार भी ज़्यादातर FN स्कार आजकल यूज़ कर रहे हैं। IDF जो मेजॉरिटी यूज़ कर रही है FN स्कार यूज़ कर रही है, वो अमेजिंग 7.62। लेकिन वही बात है कि इनके पास एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, देयर इज़ नॉट। इनके पास जो IDF, तो उसके पास आपको किसी के पास डेजर्ट ईगल मिलेगा जो लोकल मैन्युफैक्चर इनका, लेकिन जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं दे प्रेफर, उसको बोलते हैं सिग नेवी सील पिस्टल, जो कि अमेरिकन नेवी सील के लिए सिग सावर ने एक कंपनी जिसका मैंने नाम लिया, सो इस कंपनी ने बनाया है,
ये 6 आवर नेवी सील्स, उसमें फ़र्क ये होता है, उस पर एक एंकर का निशान बना हुआ होता है। इट्स अ deadliest 9mm ever made. I mean, unbelievable. It's very expensive, of course, बहुत महंगा है। तो इस इजराइलियों के पास चूँकि लग्जरी ऑफ बाइंग, लग्जरी ऑफ फंडिंग, सो दे यूज़ whatever, और उनको फिर वो सब्सिडी फायर आर्म देती है वो कंपनी, जिसे HNK भी दे रहा है, अगर जर्मनी देता है तो वो उनको सब्सिडाइज प्राइस में देता है। दे ऑल्सो यूज़ ग्लॉक, ऑस्ट्रियन जो ग्लॉक है, दे यूज़ ग्लॉक 19। और कीप इन माइंड ग्लॉक 19 अली भाई, CIA का जो वेपन ऑफ चॉइस है वो ग्लॉक 19 है। अगर CIA किसी और बड़ी ज़्यादती होगी कि हम सब का जिक्र करें, ग्लॉक 19 का जिक्र ना करें, क्योंकि ग्लॉक 19 वो पिस्टल है जिसने दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आ गया एक पिस्टल के अंदर। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा, या पिस्टल पाकिस्तान में जो हैमर फायर्ड होता है ना, एक घोड़ा यानी आपने पीछे से दबाया और फिर वो कॉक किया तो वो लोड हो गया। सो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो ग्लॉक लेके आया, जो कि इंटीरियर पिन पावर्ड है, उसमें ये हैमर पावर्ड नहीं होता। और इतना खूबसूरत सिस्टम है और इतना सिंपल है कि और इतना रिलायबल है। एंड आई बीन कैरिंग ग्लॉक, मेरा ख्याल है मुझे ग्लॉक जब से उसका फर्स्ट जेन आया था, और आज टुडे इज़ द 5th जेन, आजकल 5th जेन चल रहा है। सो ग्लॉक 19 अमेरिका में अगर पुलिस का पास भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ग्लॉक से है, CIA का कॉन्ट्रैक्ट भी ग्लॉक के साथ है, FBI का कॉन्ट्रैक्ट भी ग्लॉक के साथ है। ऑल दो दे कैरी स्प्रिंगफील्ड आर्मरी, कुछ लोग यूज़ करते हैं डिवीज़न, लेकिन मेजॉरिटी एजेंट जो है वो उनका वेपन ऑफ चॉइस जो होता है वो ग्लॉक होता है। और रिलायबिलिटी, ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी जवाब ही नहीं है ग्लॉक का। सो आंसर टू योर क्वेश्चन, इजराइलियों के पास कुछ जो इनके लोग हैं, जो स्पेशल फोर्सेस, इजराइली स्पेशल फोर्सेस भी प्रेफर जो है वो ग्लॉक 19 करते हैं ऑन मेनी ओकेजन। अगर हम इंडियन फोर्सेस के वेपन ऑफ चॉइस की बात करें तो उनका फेवरेट वेपन कौन सा होता है? वहाँ पर तो हम देखते हैं कि रॉ भी है, कमांडोज भी हैं, और इंडियन आर्मी जो है उसका फेवरेट वेपन कौन सा होता है? अली भाई, जहाँ तक इंडियन की बात है तो वो ये बनाते हैं डेवो अंडर लाइसेंस। तो इस तरह इंडियन आर्मी का जो वेपन ऑफ नंबर 1 जो फोर्स चॉइस था वो डेवो यूज़ करते हैं। बट ऑल्सो सेम थिंग कि इनमें भी फैक्टर्स हैं, इनके भी अलग अलग जो, जहाँ तक अगर बात करें इनकी स्पेशल फोर्सेस की, इंडियन स्पेशल फोर्सेस की, तो गिलेल इज़ नंबर 1 चॉइस फॉर स्पेशल फोर्सेस इंडिया की। ये एडवर्टाइज वेपन नहीं होता, कीप इन माइंड। I'm not talking about कि आप अगर कहेंगे कि ओ जी मैंने पढ़ा, या मैंने कोई भी आदमी अपने कोई भी जो स्पेशल फोर्सेस हैं या कोई भी इंटेलिजेंस, वो एडवर्टाइज झंडे नहीं लगाते। या ऑफ कोर्स कुछ तरह से लीकेज होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ लीक्स होते हैं, पर आप इसको 100% पिन पॉइंट करके कभी नहीं कह सकते कि दिस इज़ द वेपन ऑफ चॉइस, क्योंकि इट्स अगेन कम बैक टू अ टूल बॉक्स सिचुएशन कि आप किस मिशन पे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, व्हाट यू आर ऑपरेटिंग, कि अंडर विच सर्कमस्टेंस आप ऑपरेट कर रहे हैं। सो देन यू कैन चेंज एंड मैनूवर योर थिंग। इट्स नॉट वी टॉक अबाउट, अगर आप एक आर्मी की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल आर्मी, तो कन्वेंशनल आर्मी का एक वेपन होता है, जैसे अगर आप कहें कन्वेंशनल पाकिस्तान का G3 होती है, अंडरस्टूड राइट। लेकिन क्या वो हमेशा G3 यूज़ करते हैं? द आंसर इज़ नो, इट्स नॉट, हमेशा नहीं करते। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड ट्रेन दे आर, और उनके पास फिर वो एक्सेस होते हैं जो कि बहुत दफ़ा एडवर्टाइज होते हैं, बहुत दफ़ा एडवर्टाइज नहीं होते हैं। बहुत चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि वो दूसरे सोर्सेज से ली जाती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। जहाँ तक इंडिया की बात है, जैसे मैंने आपको डेवो का जिक्र किया, लेकिन स्पेशल फोर्सेस मोर देन लाइकली जो अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया जो वो गिलेल इज़ देयर वेपन ऑफ चॉइस हमेशा। जो मैंने जहाँ तक मेरी नाकस मालूमात हैं, या मैंने जिससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें देख रहा था इनकी, बहुत करीब से देखता हूँ, तो वो है जो इनको इज़राइल ने दिया है। प्लस अमेरिका भी इनको सप्लाई करता है आर्म्स। सो कुछ इनके फैक्टर्स ऐसे हैं जो ब्लैक कैट कमांडोज एक जगह पे इन्होंने, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ उसको, कि एक जगह पे मैंने जब ऑब्ज़र्व किया तो वो देखा था कि दे वर यूजिंग M4 टैक्टिकल, जो कि मॉडिफाइड वर्जन M16 का है, जो कि छोटा होता है, 14 इंच बैरल। लेकिन वही चीज़ था जो एक ज़माने में नेवी सील्स एज अ साइड वेपन यूज़ करते थे या बैकअप वेपन यूज़ करते थे। प्राइमरी वेपन नहीं था नेवी सील्स का वो, लेकिन दे वर यूजिंग इट एज़ वेल, क्योंकि तो वो इनके पास ऑल्सो M14 टैक्टिकल जो है वो वर्जन उसका उन्होंने यूज़ किया। ऑल्सो जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल्सो इंडिया के स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एक और कंपनी के साथ हैं जिसका मैंने कई दफ़ा नाम लिया, HNK के साथ का एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट है
जिससे ये मास प्रोडक्शन नहीं बल्कि ऑन ओकेजन उससे चीज़ें लेते हैं ऑन देयर दे बेस्ड ऑन ऑपरेशन दे डूइंग। जहाँ तक बात है जैसे सियाचिन पे जो मामला, अगर आपने वो याद होगा, वो सियाचिन बहुत मशहूर है। सो वहाँ पे दे वर यूजिंग इंस्टेड दे डंप देयर डेवोज, इन्होंने डेवोज ही नहीं यूज़ किए थे वहाँ पे, क्योंकि डेवो वहाँ पे फेल हो रही थी उस टेम्परेचर के ऊपर। देन दे केम आउट विद ग्लेल को फिर उन्होंने मॉडिफाई करके मुझसे सियाचिन पे जो यूज़ कर रहे थे दे वर ग्लेल, मॉडिफाइड ग्लेल यूज़ कर रहे थे वहाँ पे। चाइनीज़ फोर्सेस की अगर बात करें तो उनका वेपन ऑफ चॉइस क्या होता है? दुनिया भर में उनकी भी तो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कौन सा वेपन यूज़ करते हैं? अली भाई आप कहीं एज ऑफ नाउ अभी आप कहीं सुन नहीं रहे होंगे ना, चाइनीज़ आर्मी तो कहीं एक्टिव होती नहीं है। ओनली दे ये लोग छेड़खानी ज़रूर करते हैं ताइवान वगैरह के अंदर, या कहीं किसी एक्टिवली किसी भी महाज पे यू नेवर हेयर चाइनीज़। जैसे सेम थिंग जापान, यू आप नेवर हेयर देम ना, कि आप कहीं भी एक्टिवली उनको सुनते नहीं हैं कहीं भी करते हुए। सो लकीली और चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है सबसे। आई मीन whatever whoever you discuss इस बहस के अंदर they are very far ahead of their technology. So इनमें एक दो फैक्टर हैं, एक होती है अनाउंस टेक्नोलॉजी, एक अनअनाउंस। तो चाइना की एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात यह है कि दे गिव यू व्हाट दे कॉल एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जो कि अमेरिकन के लिए हमेशा एक मामा बनी हुई है कि व्हाट डू चाइनीज़ हैव। बिलीव इट और नॉट, एक चाइना का वेपन जो अमेरिकन CIA ने जो डिस्कवर किया था, वो उसी कंपनी ने जो चाइनीज़ जो नोरिमको आर्म्स बनाते हैं, नोरिमको इज़ देयर ऑफिशियल कंपनी जो चाइनीज़ के लिए मिलिट्री के लिए अनाउंस आर्म बनाती है, लेकिन वो हर चीज़ ऑन द ओवर द टॉप नहीं है। इट्स नॉट एवरीथिंग इज़ अनाउंस कि आप देख सकें उसको ओवर द डिस्प्ले। इसका मतलब जैसे पाकिस्तान में मोस्ट मिसाल के तौर पे अभी एक्सपो लगा हुआ था। सो चाइनीज़ नॉट गोना ब्रिंग एवरीथिंग दे हैव, दे ब्रिंग व्हाट दे वांट टू सेल टू यू, लेकिन दे नॉट गोना ब्रिंग व्हाट दे वांट टू यूज़। सो जस्ट टू गिव एन आइडिया, नोरिमको के पास एक वेपन है जो कि ऑल्सो सिर्फ दो मुल्कों के पास है अभी तक। एक इज़राइल के पास, वो ग्लेल ने बनाया है, और नोरिमको के पास। अली भाई आपने अमूमन देखा होगा, फिल्मों में शायद कभी ये चीज़ देखी हो कि कॉर्नर पे एक आदमी खड़ा हुआ है और उसका बैरल जो है वो यूं जा रहा है और पिस्टल यहाँ पर है उसका, यानी वो कॉर्नर से बगैर अपना सर निकाले फायर कर रहा है। दैट मेड बाय नोरिमको एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय CIA, कि वो पहली जो ब्रेक थ्रू हुआ था। उसकी कॉपी ग्लेल ने ज़रूर की है, लेकिन ऑल्सो ना बोथ कंट्रीज़ हैव इट। सो यानी ये कि अगर वो दीवार के पीछे से बगैर सामने आए फायर कर सकते हैं, यानी एक राइफ़ल है वो टिल्ट हो जाती है, यानी आपके पास आप यूं खड़े हुए, आपने राइफ़ल को आपने बैरल को टिल्ट किया बटन से, आपके पास यहाँ स्क्रीन है लाइक अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड यू शूटिंग पा 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 पा। अब आप तो एक्सपोज तो है नहीं। यूजली क्या होता है कि अगर इन द कॉर्नर पोजीशन में आप जाके फायर करें तो यू हैव टू टिल्ट योर हेड आउट। सो वो आदमी अगर ही इज अ गुड शॉट, उसको आपके टाइमिंग अगर उसने लॉक इन कर लिया, हिल टेक होम योर हेड, आपका हर शॉट में तो गया। सो आप दीवार के पीछे खड़े हुए जब आप यूं पिस्टल यानी आपके राइफल शूट कर रहे हैं कि वो टिल्ट हुई हुई है, वो अभी वीडियो गेम्स में या मूवीज़ में शायद आता हो, लेकिन वो बेसिकली या इमेजिनरी चीज़ है, लेकिन जो ओरिजिनली वो नोरिमको डिज़ाइन है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नोरिमको फायर आर्म्स जो कि AK-47 भी बनाता है अंडर लाइसेंस, जो कि एक शक्ल यानी इट्स अ क्रॉस बिटवीन AK-47, इट्स अ क्रॉस बिटवीन AK-47 M16, और वो हर कैलिबर में इसका बनाता है। यानी हमारे यहाँ जैसे मिसाल दे रहा मैंने आपको, AK-47 जो है वो एक ही कैलिबर में 7.62 ही है ना, वो तो एक ही कैलिबर है उसका। यू नॉट गोना फाइंड एनीथिंग एल्स इन, अगर वो 7.62 नहीं है, अगर वो 223 है, इसको पाकिस्तान में बाई 222 कहते हैं शायद उसको, मजाक में, वो 222 कुछ भी नहीं होता है, वो आई एम श्योर इट्स अ स्मॉलर वर्जन ऑफ 22 कैलिबर, लेकिन ओरिजिनल राउंड जो था वो 223 था। It's a bigger version of 22 caliber. It's a rifle version of course. It's a small sleek round. तो आप कभी ये ना होगा कि AK-47 and 22 या AK-47 and 9 वो कुछ और चीज़ होगी। अगर अभी बनाते हैं खैर AK-47 फॉर शॉर्ट कॉम्बैट के लिए बनती R9 वगैरह जो बना रहे हैं वो, लेकिन अगर चाइना जो वो बनाता है वो द गुड थिंग इज़ वो हर कैलिबर में खेलता है। यानी ये कि वो लकीर के फ़कीर नहीं है। दे ओनली डोंट हैव लाइक, अगर वो 5.56 भी बना रहा है, वो 7.62 भी बना रहा है, वो 308 NATO भी बना रहा है, वो 9mm 45, अगर वो शॉर्ट कॉम्बैट बना रहा है तो SBR है अगर उसके पास, तो वो हमारे यहाँ SBR अगर SMP5 हम जो बनाते हैं वो 9mm होती है, फॉर ऑफ कोर्स फॉर अ रीज़न, बिकॉज सबसे रिलायबल, सबसे फास्ट राउंड है, लेकिन नॉट द मोस्ट लीथल राउंड है, इसको आपके पास 45 का ऑप्शन मौजूद है। सो जब जो नोरिमको बनाता है उस एक वेपन को, कीप इन माइंड ऑल्सो नोरिमको एक कॉपी बनाता है, मैंने आपको इसराइली उजी का जिक्र किया, इसराइली उजी की एग्जैक्ट कॉपी नोरिमको अंडर लाइसेंस बनाता है ना। अब दे हैव उजी
बट वो नोरिमको ऊजी है, और उसने थोड़ा सा मॉडिफाई, उसमें वुडन स्टॉक लगा के उसने थोड़ा सा और स्टॉक करके, अब इसराइली यूजी 9 मिलीमीटर राउंड में होती है. नाउ यू कैन बाय नोरिमको इन 45, यू कैन बाय नोरिमको इन 9 मिलीमीटर, यू कैन बाय नोरिमको इन 5.76, और या 223 में भी बना लेता है वो उसको. सो ये एक ऐसी चीज़ें, लेकिन वो बेचता या एडवर्टाइज नहीं करता उसको. देयर इज नॉट एडवर्टाइज वेपन. सो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को समझने और जानने के लिए यू हैव टू बी इन चाइनीज़ इंटेलिजेंस रियली, और वो भी आपको बताएगा नहीं कभी भी. सो हाँ, सो जो एडवर्टाइज वेपन है वो तो बेसिकली जो वही नोरिमको फायर आर्म्स या जैसे मैंने आपको जिक्र किया उनकी चीज़ों का. लेकिन इट्स एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विद चाइना. चाइना इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में रखती है. विल नेवर नो. एक और चीज़ का बहुत ज़रूरी जिक्र करना है मुझे अली भाई, जो कि एक वेपन उसमें ज़्यादती होगी करना किया जाए उसका जिक्र, कि जो ऑस्ट्रिया जो बनाता है, ऑस्ट्रिया जो एक राइफ़ल बनाता है जिसने एक अजीब चीज़ बनाई, एक अजीब, यानी इस लुक लाइक अ स्पेस गन लगती है वो देखने में. वो है स्टायर ऑग, AUG के नाम से बनाता है. सब बुल पॉप राइफ़ल, वो देखने में स्पेस गन ही लगती है, ऐसा लगता है कि वो अभी चांद से लेकर निकला है. वो बुल पॉप राइफ़ल होती है. वो एक वाहिद राइफ़ल है कि अगर वो एक हाथ से आप उसका मैगज़ीन चेंज कर सकते हैं. इट्स ओनली राइफ़ल इन वन. आपको दोनों हाथ की ज़रूरत नहीं होती अगर आप यू गेट शॉट इन वन हैंड. तो वो ऐसा डिज़ाइन, उसका बुल पॉप ऐसा डिज़ाइन है कि आप यू कैन ऑपरेट विद वन हैंड. उस एक ही राइफ़ल को आप स्नाइपर से लेके रेगुलर, ये एक दुनिया में एक वाहिद राइफ़ल है. अब तो खैर यानी मेरा ख्याल है वो छोटी कंपनियां तो बना रही हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन एक आर्मी के लिए, जो कि स्टाइल जो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन आर्मी के लिए बनी है, दैट्स व्हाट दे यूज टायर. तो वो एक ही राइफ़ल है जिसको वो सिर्फ स्क्विड करके बैरल निकाल देते हैं. उसी को SBR भी यूज़ करते हैं, उसी को कॉम्बैट में भी यूज़ करते हैं, उसी को स्नाइपर में भी कन्वर्ट कर देते हैं. वो यानी 3 बैरल रखी हुई है आदमी ने, 3 बैरल, एक बैरल निकाला, ट्विस्ट करके निकाल दिया उसने. शॉर्ट बैक SBR से भी यूज़ कर रहा है, शॉर्ट बैरल राइफल यानी क्लोज मैनूवरिंग के लिए. फिर उसने बैरल निकाला, उसी राइफल को उसने मीडियम साइज बैरल लगा दिया, एंड देन ही पुट अ 19-inch बैरल टू यूज एज स्नाइपर वर्जन के लिए. सो दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग. एंड इस बार से ऑफ कोर्स वेरी एक्सपेंसिव वेपन. सो दुनिया में अगर देखा जाए तो SBR जो ऑस्ट्रियन ने जो बनाया है वो, लेकिन चूंकि इसलिए आम ने उसका महंगा बहुत है अली भाई. इट्स नॉट आम आदमी के रीच से बाहर है वो, आम आदमी और आम मिलिट्री की. कामरान भाई, अगर आपने किसी एक मिशन की तैयारी करनी हो तो उसमें आप कौन कौन सा वेपन रखेंगे? आपका फेवरेट वेपन ऑफ चॉइस क्या होगा? नंबर 1 अटैक ग्लॉक 19. उसके बाद ग्लॉक 19 के साथ मैं लूँगा रॉसी किट. रॉसी किट का मतलब मैं उसको डाल के आई कन्वर्ट टू SBR. तो मैं शॉर्ट कॉम्बैट के लिए रेडी हूँ. आप मुझे 25 साल में दे दो और एक ग्लॉक दे दो, आई एम गुड विद इट. अगर मुझे कराची में हूँ, जो कि मैं होऊंगा, सो यू इंशाल्लाह सी मी विद द ग्लॉक द रॉसी किट. और अगर बैक सीट पे कोई चीज़ हमेशा होगी तो वो AK-47 नहीं बल्कि AK-74, शॉर्टर वर्जन with a harpoon barrel and side folder modified version 5.56, क्योंकि इट इज़ स्प्रे करने के लिए सबसे आसान चीज़ वही है. जब सामने आपके कुत्ते आते हैं तो कुत्तों पे स्प्रे वही होता है, फिर आपको एम एंड शूट नहीं करना. हाँ, अगर आप मेरे घर पे आएंगे तो ऑफ कोर्स यू गोना सी MP5 ऑलवेज. जब अगर कोई मेरे घर पे आना चाहे तो उसका इस्तकबाल इंशाल्लाह MP5 से होगा. 9 बल मेरा.